हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस एक ही वीडियो के अंदर हम अक्खा का अक्खा पूरा का पूरा अपना प्यारा दुलारा एजेंटिक एआई को बड़ी डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं अपने उसी देसी बिंदास अंदाज के साथ, कई सारे कोड स्निपेट्स के साथ, लाइन बाय लाइन कोड एक्सप्लेनेशन के साथ, और जी अपने ये जो नोट्स पीडीएफ आपको दिखाई दे रहे हैं उसके साथ, क्योंकि इस रिस्पेक्टिवली पीडीएफ में निहायती आसान भाषा में सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को टू द पॉइंट मेंशन कर दिया गया है। बहुत सारे विजुअलाइजेशन से जो है ये अपना पीडीएफ भरा पड़ा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी जो कि अपने हर वीडियो में रहते हैं, इस वीडियो में भी। और जबकि हम इस वीडियो की शुरुआत ही एक रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी से करने वाले हैं, जिससे कि आपको एकदम बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि एजेंटिक एआई क्या होता है। तो चलिए भैया इस एजेंटिक एआई क्रैश कोर्स की शुरुआत करते हैं और एक रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी के साथ पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरकार एजेंटिक एआई होता क्या है, क्यों भैया मार्केट में हर तरफ इसका बवाल मचा हुआ है, सब इसके बारे में बातचीत क्यों कर रहे हैं और आपको भी ये समझना जरूरी क्यों है। तो देखिए यार, एक सिनारियो है, अपन आ गए हॉस्पिटल में, और अपने इस हॉस्पिटल के अंदर ये जो पुरुष आप खड़ा हुआ देख रहे हैं, ये कोई आम पुरुष नहीं है, ये महापुरुष है जी, ये महाज्ञानी है, ये अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड ब्रिलियंट है भाई साहब। क्या तारीफ करूं मैं इनकी, लफ्ज कम पड़ जाएंगे। इनके पास बहुत सारे सालों का जो है एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है, बहुत ही हाईली लिटरेट, बहुत पढ़े लिखे हुए भैया ये डॉक्टर है। इन्होंने लाखों करोड़ों पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट किया है, क्योर किया है सही टाइम पे। इनके पास हर बीमारी का इलाज है, इनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। और जैसे ही वो अस्पताल में आते हैं, एक पेशेंट जो है वो एडमिट हो जाता है एकदम अनकॉन्शियस सा, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए बेहोशी की हालत में वो जो पेशेंट है वहां पे एडमिट करवाया जाता है। कुछ पता नहीं क्या हुआ है, कुछ आइडिया नहीं। और इस पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं वो ऑब्वियसली यार, हम लोग डॉक्टर को भगवान ही मानते हैं, तो उनके सामने हाथ पैर जोड़ते हैं, कहते हैं हमारे जो पापा जी है इनको ठीक कर दो यार, इनको क्योर कर दो। तो मतलब अब एक पेशेंट आया है, उसे क्योर करना है, ये ऑब्जेक्टिव आपके इस डॉक्टर को मिल चुका है। अब डॉक्टर क्या करेगा, कैन यू थिंक? डॉक्टर क्या करेगा? वो थिंक करेगा, वो सोचेगा, वो रिस्पेक्टिवली रिजल्ट्स देखेगा, वो रिपोर्ट सजेस्ट करेगा। तो चलिए शुरुआत हम लोग रिपोर्ट से ही करते हैं। सबसे पहले तो भैया पेशेंट के रिपोर्ट चाहिए होंगे, ब्लड टेस्ट चाहिए होगा। ब्लड टेस्ट के अंदर भैया जो भी आपका रिपोर्ट निकलता है उसे आपका जो ये डॉक्टर है, जो इसके नॉलेज के बेसिस पे, पूरी तरीके से ट्रेनिंग के बेसिस पे एनालाइज करेगा। फिर उसके बाद भैया कुछ और आगे मेडिसिन है, जो ट्रीटमेंट लाइनअप है, जो अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग है, वो सारी चीजों को जो है एक तरीके से डिसाइड करके एक्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। आप बात समझ पा रहे हो? और भी कुछ अगर टेस्ट की जरूरत होगी तो वो टेस्ट भी बताएगा। जैसे कि भैया एक्सरे टेस्ट की भी जरूरत पड़ रही तो वो एक्सरे टेस्ट बताएगा, फिर से देखेगा, फिर एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देगा, फिर एक बार वो ट्रीटमेंट होने के बाद फिर 1-2 दिन बाद वापस चेक करेगा कि मेरी जो ट्रीटमेंट मैंने बताई थी इस पेशेंट के ऊपर पॉजिटिवली इंपैक्ट क्रिएट कर पा रही है, नहीं कर पा रही। अगर नहीं कर पा रही, आई हैव टू चेंज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, मुझे मेडिसिन बदलनी पड़ेंगी। आप बात समझ पा रहे हो? तो यानी कि यार उस रिस्पेक्टिवली डॉक्टर को अभी और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस एक ऑब्जेक्टिव दे दो कि इस पेशेंट को क्योर करने का है, ठीक करने का है। उसके लिए जो भी, जितने भी, जैसे भी, जिस प्रकार से भी हाथ पैर मारने पड़ेंगे, जिन भी टूल्स को यूज करना पड़ेगा वो करेगा, और इस पेशेंट को खड़ा करेगा, एक तरीके से ठीक करेगा। तो अभी जो मैंने सिनारियो आपके सामने रखा, एग्जैक्टली एजेंटिक एआई भी यही करता है जी। वो यहां पे जो हमारी ये डॉक्टर साहब है, जो हमारे एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो कि हाईली ट्रेंड है बहुत सारे डेटा के ऊपर, साथ ही साथ भैया ये जो हमारे एलएलएम है वो अकेले ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, ये इनको पता है। इनको मदद लगेगी बहुत सारी चीजों की, इनको एक्सरे की जरूरत लगेगी, इनको भैया रिस्पेक्टिवली जो हार्ट रेट रीडिंग है उसकी जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे टेस्ट जो है करवाने पड़ेंगे, रिपोर्ट जो है वो देखने पड़ेंगे, और फिर साथ ही साथ भैया कुछ एक्ट भी करना पड़ेगा। थिंक करना, रीजन करना, एक्ट करना, रिपीट करना, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा सिनारियो है, ये अल्टीमेटली एक गोल को अचीव करने के लिए किया जा रहा है, दैट इज इस पेशेंट को भैया ठीक करना है। एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इज डन इन द वर्ल्ड ऑफ एजेंटिक एआई, कि भैया एक एलएलएम के भरोसे सब नहीं छोड़ा जाता, यहां पे बहुत सारी चीजों का एक इंटीग्रेशन होता है, और इसको एक सीक्वेंस में शेड्यूल करके यूज करना ही आपका एक एजेंटिक एआई इकोसिस्टम बनाता है। इसके अंदर कई सारे आपके जो है एआई एजेंट्स भी काम करते हैं, मल्टी एजेंटिक सिस्टम्स भी होते हैं। अब ये सारी डिटेल्स जो हैं हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन शुरुआत में हम लोग पहले एक डिफरेंस जो है वो क्लियर कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो कि हर स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई।
अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। एजेंटिक एआई का तो मामला आपको समझ में आ गया। जनरेटिव एआई क्या है पता है? इट्स लाइक कि कुछ जनरेट करना एआई की मदद से। सही बात है, यही उसका सिंपल सा जो नाम से काम निकाल सकते हैं ये वाला मतलब है। यहां पे जनरेटिव एआई इस सिचुएशन में कुछ ऐसा है कि यार अपन जो है ना, डॉक्टर को एक जनरल कोई सवाल पूछ रहे हैं जी, हार्ट डिजीज के क्या सिम्टम होते हैं, हार्ट अटैक के क्या सिम्टम होते हैं जी, हैं इस एलर्जी के XYZ एलर्जी के क्या सिम्टम्स होते हैं जी, इसका क्या क्योर होता है जी। तो ऑब्वियस ही बात है, डॉक्टर हाईली एक्सपीरियंस्ड है, ट्रेंड है, हाईली लिटरेट है, तो भैया वो उत्तर देगा, वो आंसर देगा, वो जनरेट करेगा। दैट्स एग्जैक्टली इज द जनरेटिव एआई, नथिंग मोर देन दैट। बट एजेंटिक एआई इज फार मोर देन दैट। वो रुकता नहीं है सिर्फ एलएलएम के रिस्पॉन्स के ऊपर कि अच्छा भैया मैंने प्रश्न पूछा तूने उत्तर दे दिया, मैं यहीं रुक जाता हूं। क्योंकि यार इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे भैया आपका रिस्पेक्टिवली जो ये पेशेंट है ये ट्रीट नहीं होने वाला है, ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होने वाला है। मेन मुद्दे की बात है कि ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए, और उसके लिए जो भी भैया करना पड़ेगा वो हम करेंगे। एलएलएम की मदद लेंगे, अलग अलग टूल्स होते हैं, कैलकुलेटर टूल्स होते हैं, विकिपीडिया टूल्स होते हैं, ये मैं एक्चुअल रियल वर्ल्ड यूज केस बता रहा हूं। उनकी मदद, उनकी सहायता ली जाती है। कई बार कुछ नॉलेज जो है, लेट से अगर आपके एलएलएम के पास नहीं है तो उसके लिए कुछ रेफरेंस बुक उसको लेनी पड़ेगी, उसको स्टडी करनी पड़ेगी कि नई बीमारी अभी इंट्रोड्यूस हुई है और उसी से आपका ये पेशेंट ग्रसित है, तो भैया मुझे वो नया चीज जो है पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा एक्सपोजर होता है जो रिक्वायर्ड होता है एक रिस्पेक्टिवली आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, और वो एजेंटिक एआई इकोसिस्टम में पॉसिबल होता है। तो दोस्तों एजेंटिक एआई की जो एक बेसिक सिंपल आइडिया है वो तो हम अपने रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी के साथ समझ गए हैं जी। अब समय आ गया कि थोड़ा डेप्थ में जाया जाए और ऑफिशियली अपने एजेंटिक एआई की आइडिया को इंट्रोड्यूस किया जाए आप सबके सामने। एजेंटिक एआई भैया ये कोई सादा सूदा एआई नहीं है, ये बड़ा पहुंची हुई चीज है। ये कोई ऐसा एआई नहीं जो कि सिर्फ आपको उत्तर सामने रख देता है आपके प्रश्न का, ना ना ना, सिर्फ जवाब दे देता है, ना ना ना, ये तो आपको आपके सफर के अंजाम तक लेके जाता है। मेरा कहने का प्रयास ये है कि ये सिर्फ ऐसा एआई नहीं है जो कि आपके सामने एआई का जो आंसर है वो जनरेट करके रख देता है। ऐसा नहीं है कि भैया आप रिलेटिव हो, पापा जी को एडमिट कर दिया है, डॉक्टर से पूछ रहे हो पापा जी कैसे हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं उनकी जो हेल्थ है वो क्रिटिकल है। अब उनकी जो हेल्थ क्रिटिकल है, इस जवाब से भैया पापा जी का ट्रीटमेंट हो जाएगा क्या? पापा जी क्योर हो जाएंगे? हैं पापा जी एकदम हट्टे कट्टे होके बोलेंगे अपने बच्चों को चलो अभी जी घर चलते हैं हम ठीक हो गए? नहीं ना, उसके लिए एक प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। कौन सी गोलियां देनी है, कौन से इंजेक्शन देने हैं भैया, कौन सी रिपोर्ट्स निकलवानी है, क्या अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग होनी चाहिए, ये सारी तमाम बातों पे जोर दिया जाएगा, प्लान किया जाएगा। उस प्लान को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, एक्ट अपॉन किया जाएगा। और भैया एग्जीक्यूट करते दरमियान जो भी टूल्स की जरूरत पड़े वो भी उनका इस्तेमाल ले लिया जाएगा। तो ये काइंड ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाता है आपके एक गिवन प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम था पापा जी बीमार पड़ गए, तो पापा जी को ठीक करना, तो उसमें जितनी भी सारी चीजें आ सकती हैं वो सब आपके एजेंटिक एआई इकोसिस्टम के अंदर है। जैसे अगर विजुअली मैं आपको रिप्रेजेंट करूं अपने एजेंटिक एआई इकोसिस्टम का, एक सेंटर कैरेक्टर, मेन एक्टर जो है भैया आपका एजेंट, तो आपका ये जो एआई एजेंट है वो हम इंसानों की तरह ही बहुत सारी चीजें कर लेता है। टू बी ऑनेस्ट बहुत सारी चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोचने का काम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। जो इंसान सोचता नहीं भैया वो क्या कर सकता है, क्योंकि पहले चीज दिमाग में बनती है फिर वो रियलिटी में उतरती है, ये हम सबको पता है। तो पहले सोचना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, स्टेप बाय स्टेप उस चीज को रीजन करना, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, स्टेप बाय स्टेप सोचने की जो बातचीत है वो आपके एजेंटिक एआई में करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, बहुत दिन हो गया ट्रिप पे नहीं निकले, रोड ट्रिप पे नहीं निकले हैं, तो ट्रिप पे जाना यार, तो बहुत सारी चीजें चलती है ना दिमाग में, ट्रिप पे कहाँ जाना है ना, इस मौसम के हिसाब से कौन सी ट्रिप सबसे बढ़िया रहेगी, फिर उसके बाद किस रास्ते से जाना है, कौन सा रूट लेना है, कौन सी गाड़ी से जाना है, कितना सामान लेना है, मेडिसिन वगैरह लेनी है क्या, कितना खाना लेना है, कहाँ पे हॉल्ट करना है, ये बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। लेकिन अगर सिर्फ सोचते ही रह गए तो ट्रिप का तो भैया निकल जाएगा ना डेट, है मुहूर्त निकल जाएगा ना। तो भैया ये ख्याली पुलाव सिर्फ ना बनाते रहो, इनको अपने को एक्ट अपॉन भी करना पड़ता है, एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है, एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। अब उसके लिए आप कई सारे जो टूल्स हैं उन्हें कॉल कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जो वेदर है अगले 5 दिनों के लिए, जब मैं ट्रिप पे रहूंगा, वेदर कैसा रहेगा भैया ये मुझे जानना है। तो आपका वेदर एपीआई होता है, वेदर टूल्स होते हैं, उनकी आप मदद ले सकते हो। एलएलएम एपीआई कॉल्स वहां पे होते हैं, उनकी मदद लेके सोच सकते हो कि भाई 5 दिनों में वेदर कैसा रहेगा। अरे बारिश होने वाली है यार, तो बारिश होने वाली, तो यार फिर हमें अपना जो अगला स्टेप है वो डिसाइड करना पड़ेगा।
गाड़ी में तो चलो अपन जो है फोर व्हीलर में जाएंगे, टू व्हीलर में तो सही नहीं रहेगा क्योंकि बारिश होगी सब भीग जाएंगे, तो फोर व्हीलर में जाना पड़ेगा यार। फोर व्हीलर में भी ना फिर जगह कौन सी होगी यार, जगह तो हमने वो सोच रखी है जिसमें बरसात में बाढ़ आ जाती है, नहीं नहीं यार वहां नहीं जा सकते यार। तो हम लोगों को थोड़ा सा ना डेस्टिनेशन चेंज करना पड़ेगा, जगह चेंज करनी पड़ेगी यार, होटल भी थोड़ा सा अच्छा लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भैया बिना गूगल रिव्यू देखे हमने ट्रिप पे चले गए थे, हॉल्ट किया था और बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था। तो वो याद भी रखता है, वो याद भी रखता है, जैसे इंसान याद रखते हैं ना अपने एक्सपीरियंसेस को, तो वैसे ही वो एज अ कॉन्टेक्स्ट चीजों को याद रखता है कि यार पिछली बार ना बिना गूगल रिव्यू देखे होटल बुक कर दिया था, ये बड़ी गड़बड़ हो गई थी, बहुत ही बेकार होटल मिला था। अभी जो है ना हम लोग गूगल के जो रिव्यूज हैं वो देखेंगे और उसके बाद ही बुकिंग करेंगे। तो ये सारी चीजें जब मिलके आती हैं तब जाके आपकी ट्रिप भी प्लान होती है, आपकी ट्रिप एग्जीक्यूशन पे निकलती भी है, एंजॉय भी करते हो और आप टाइमली मैनर में घर भी आ जाते हो। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपके एजेंटिक एआई की दुनिया में चल रही होती है। सबसे पहले तो यार प्लेन एलएलएम जो है वो एक क्वेश्चन का आंसर देने तक तो ठीक है, लेकिन जो आपका एक एजेंट होता है वो कंप्लीट करता है आपके उस गोल को टूल्स के इस्तेमाल से, मेमोरी के इस्तेमाल से, रीजनिंग के, प्लानिंग के इस्तेमाल से। ये सारी चीजें हैं जो शॉर्ट में मैंने वन लाइनर में यहां पे लिखी हुई है। ये तो बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन चलिए उसको थोड़ा सा जो है और डिटेल में जो है तफ्तीश में जो है डिफरेंशिएशन आपके सामने रखा जाए। जनरेटिव एआई वर्सेस एजेंटिक एआई। देखिए ये जनरेटिव एआई का मामला बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल। यूजर ने अपना इनपुट क्वेश्चन दिया एज अ प्रॉम्प्ट, किसे? एलएलएम को। एलएलएम ने भैया वो यूजर इनपुट प्रॉम्प्ट ले लिया, उस हिसाब से अपना रिस्पॉन्स जनरेट करके आउटपुट सामने रख दिया, बस इतना ही, एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट, वन प्रॉम्प्ट वन रिस्पॉन्स वाली बात चलती है यहां पे। कोई भी एक्सटर्नल टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एलएलएम जितना भी जिस भी डेटा पे ट्रेन हुआ है बस वो अपने नॉलेज के बेसिस पे, रीजनिंग के बेसिस पे आउटपुट सामने रखता है, दैट्स इट। कोई और एक्सटर्नल टूल यूज नहीं हुआ है। जैसे मैं अभी कह रहा था ना, वेदर टूल होता है, फिर विकीपीडिया टूल होता है, कैलकुलेटर टूल होता है, ये मैथ टूल होता है, ये बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो एक्सटर्नल टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो अपने रिस्पेक्टिवली काम के अंजाम तक पहुंचने के लिए, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नो मेमोरी अक्रॉस द कॉल। जब भी आप देखिए एपीआई कॉल्स करते हो अपने एलएलएम को, तो एक एपीआई एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है कि यार ये एक एपीआई कॉल अभी गया, इसके रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सेपरेट, दूसरे वाली की बातें सेपरेट, तीसरी वाली की बातें सेपरेट। तो भाई इसमें कोई भी ऐसा मेमोरी चीज, जो याद रखने वाली चीज जो है, जो एक कंटिन्यूएशन वाली चीज है, जो एक कॉन्टेक्स्ट वाली चीज है, वो नहीं रहती, वो प्रेजेंट नहीं है। वो आपको मैन्युअली प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि हाँ भाई देख पिछली बार ये बोला था, फिर तूने ये आंसर दिया था, तो ये देख तेरे लिए कॉन्टेक्स्ट है, अब मेरे को आंसर दे। हाँ भाई फिर तूने पिछली बार ये बोला था, फिर अब इस रिस्पेक्टिवली कॉल में ये ले तेरा कॉन्टेक्स्ट, अब इस हिसाब से जवाब दे। तो ये अपने को मैन्युअली करना पड़ता है, बात समझ रहे हो? और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइटिंग पॉइंट ये है, वेट्स फॉर द यूजर। यस, एलएलएम अपने आप से खुद से भैया नृत्य करने नहीं लगता, नाचने नहीं लगता, जब तक उसको नहीं बोला जाता म्यूजिक। बात समझ रहे हो? म्यूजिक, जैसी म्यूजिक फिर नाचता है, वो फिर नाचता है, तो वो पैसिव है। वो गड्डी के स्टेयरिंग नहीं पकड़ा हुआ है, वो बैक सीट पे बैठा हुआ है, वो अथॉरिटी होल्ड नहीं कर रहा है कि भैया वो कब एक्टिव हो गया, नहीं, इसीलिए उसे पैसिव बोला गया है। वो क्या कर रहा है? गाड़ी के पिछले सीट पे बैठा हुआ है, गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है, वो यूजर के हाथ में। अगर यूजर पूछता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो न्यू दिल्ली बोलेगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना, तो वो कुछ और बोलेगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, तो मतलब जो पूछा जा रहा है उसी का जवाब दे, ज्यादा बड़बड़ मत कर मेरे सामने, ये वाली चीज होती है। आप समझ रहे हो? लेकिन एजेंटिक एआई पूरा ही उल्टा है। एक पूरा लूपिंग सिस्टम के अंदर वो ऐसा काम करता है, प्लान करता है, एग्जीक्यूट करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करता है, और जो भी आउटपुट आता है उसे ऑब्जर्व करता है और उस हिसाब से अपने एग्जिस्टिंग प्लान में वापस चेंज करता है। फिर चेंजेस को वापस से भैया उन टूल्स की मदद से एग्जीक्यूट करता है, फिर भैया आउटपुट को ऑब्जर्व करता है, फिर अगर कुछ चेंजेस करने होंगे प्लान में तो वो करता है, फिर उन चेंजेस को वापस से समझ गए ना भैया तुम हम क्या कहना चाहते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे चल रही है? शुरुआत में तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, उसे कई सारे स्टेप्स में जो है रीजनिंग के बेसिस पे जो है डिकम्पोज किया जाता है, बहुत सारे स्टेप्स में, कि पहले हम इस स्टेप को अचीव करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से गोल तक पहुंचेंगे। यहां पे बहुत सारे एक्सटर्नल टूल्स जो हैं, एपीआई जो है, सर्च टूल्स जो है, इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। मेंटेन मेमोरी एंड स्टेट, डेफिनेटली यार देखो ना, मैंने अभी जब ये चीज कही, मैंने आपको यहां पे दिखाई, ये देखो, ये मेमोरी मेंटेन करते हुए चल रहा है ना, ये रिमेंबर कर रहा है कि भैया चीजें क्या हुई थी, ये ऑब्जर्व कर रहा है कि पहले क्या हो चुका है, उस हिसाब से अब क्या प्लान में हम लोगों को चेंजेस करने हैं। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, समझनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट भैया ये एक्टिव है, ड्राइव्स द वर्क फ्लो, ये पूरे वर्क फ्लो को ड्राइव करता है।
ये आपके गाड़ी के स्टेयरिंग पकड़ के बैठा है, फ्रंट सीट पे बैठा है, बैक सीट पे ना बैठा है, ये एक्टिव है। ये बात अपने को समझनी है। ये एकदम क्रूशियल डिटेल्ड जो जेन एआई वर्सेस एजेंटिक एआई वाला मामला, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरे क्रमांक पे जो आपका टॉपिक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। काफी इंटरव्यू क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। सो एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको जो एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा गया पैरामीटर टेम्परेचर, तापमान। तापमान कैसा रखना चाहते हो भैया? ठंडा रखना चाहते हो? एकदम सॉलिड हो जाएगा, जम जाएगा फिर है, या फिर भैया बहुत ही ज्यादा गर्माहट पसंद है? यानी कहने का मतलब है ये टेम्परेचर आपका रैंडमनेस ऑफ द आउटपुट कंट्रोल करता है। मतलब अगर आपका रिस्पेक्टिवली टेम्परेचर 0 है, इसका मतलब क्या? एकदम डिटर्मिनिस्टिक आंसर, एकदम ऐसा तो वैसा, वैसा तो ऐसा। आप बात समझ रहे हो? एकदम डिटर्मिनिस्टिक, इसका यही आंसर होना चाहिए। इसमें ना तुम क्रिएटिविटी, ना रैंडमनेस, ना भैया कुछ ऐसा अपना डालो मत भाई, तुम दिमाग लगाओ मत। जो आंसर है वो वैसा का वैसा मेरे सामने रख दो, वर्ड बाय वर्ड। उसमें कोई क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं। इसी को कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट। डीएफए पता है ना? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, आपके टीओसी का नहीं पता होगा तो यार टीओसी का भी वन शॉट बना हुआ है, वो देख सकते हैं। बट इतनों सी चीज के लिए वो देखने की जरूरत नहीं है। बस समझ जाओ कि ये डिटर्मिनिस्टिक नेचर का आउटपुट रहता है। लेकिन जैसे ही मैं रिस्पेक्टिवली अपना जो मामला है टेम्परेचर का बढ़ा देता हूं, आइडियली 0.7 0.8 के आसपास अगर आप रखोगे तो अच्छा होता है। तो इसमें क्या होता है ना, थोड़ा बहुत रैंडमनेस बढ़ जाता है और डिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ द आउटपुट रिड्यूस हो जाता है। क्रिएटिविटी इसमें थोड़ी इंट्रोड्यूस हो जाती है। फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्रिएटिविटी की जरूरत होती है वो एड ऑन हो जाती है। तो ये चीज अच्छी है, इसे हम लोग बैलेंस्ड बोल सकते हैं 1 के आसपास के। लेकिन जब भाई ये मामला 1 के ऊपर चले जाए, बियॉन्ड 1 चले जाए, एकदम एक्सट्रीम, लेट से ये वैल्यू 2 तक, अगर जो कुछ एलएलएम्स अलाउड करते हैं, अगर 2 तक मामला चला गया तो भाई ये वाइल्ड हो जाता है। वाइल्ड जान मुझ के यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। वाइल्ड से मेरा यहाँ पे तात्पर्य ये है कि यार आपका आउटपुट ना बहुत ही ज्यादा रैंडम हो जाता है, मतलब हाथ के बाहर ही निकल जाता है। आप उस आउटपुट को समझ ही नहीं सकते, डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, हजम ही नहीं कर सकते। कई बार तो बहुत ज्यादा रॉन्ग आउटपुट आपके सामने आ जाता है, क्योंकि आपने उसको फुल्ली फ्री हैंड दे दिया है, कंट्रोल नहीं किया है उसके रैंडमनेस को। बिल्कुल आपने उसे फ्री हैंड दे दिया, और फ्री हैंड देने के बाद क्या होता है? जंगली हो जाते हैं, वाइल्ड हो जाते हैं रिस्पॉन्सेज। एग्जैक्टली दैट्स व्हाई द वर्ड इज बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन। उसके बाद मैक्स टोकन, यस, ये आपके बहुत ज्यादा पैसे बचाने के काम कर सकता है कि भैया कितने टोकन अलाउड होने चाहिए। देखिए टोकन के बेसिस पे एलएलएम के साथ जो इंटरेक्शन आप करते हो उससे पैसे गिने जाते हैं। तो कम टोकन यानी कि कम पैसा। अभी बहुत ज्यादा क्लॉडे वगैरह का भी इशू चल रहा होता है ना, कि यार हम पलक झपकते नहीं तब तक भैया इसके टोकन लिमिट जो है खत्म हो जाती है। तो इसीलिए ये चीज आप समझ के रखिए कि आप यहां पे मैक्स टोकन लिमिट लगा सकते हैं। मैक्स लेंथ ऑफ रिप्लाई, कि भाई तुम मुझे जो भी रिस्पॉन्स दोगे उसमें भैया 300 टोकन से ज्यादा ना चाहिए अपने को। कंसिडर अगर ऐसे करके चले कि 1 टोकन इक्वल टू लेट्स से 1 वर्ड, अगर ऐसा कंसिडर अजम्पशन करते हैं तो भाई मुझे तेरा उत्तर से 300 शब्दों में चाहिए। अगर आप ये आंकड़ा कम लेते हो यानी कि स्मॉलर मैक्स टोकन रखते हो तो आपको शॉर्ट में आंसर मिलता है। अगर आप ये आंकड़ा बड़ा लेते हो तो आपको लॉन्ग आंसर मिलता है। तो इससे जो है रिस्पेक्टिवली काफी सारी जो चीजें हैं वो मैटर करती है। पैसा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है आपके इस एक पैरामीटर से। आप यहां पे प्रॉम्प्टिंग में भी उसको मैक्सिमम टोकन की लिमिट बता सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन दिस कॉन्टेक्स्ट इन 1 लाइन, एक्सप्लेन दिस कॉन्टेक्स्ट इन 100 वर्ड। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका एक लिमिट ही हो गया कि भाई इससे ज्यादा बाहर मत सोचना, इससे ज्यादा बाहर मत जाना। तो आप आंसर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, रिस्पॉन्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। उसके बाद टॉप पी, ये एक बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। 0.9 बहुत मायने रखता है आउटपुट लैंग्वेज के लिए। 0.9 अगर मान लीजिए ऐसा रख देते हैं हम, वर्ड पूल साइज, न्यूक्लियस इसे कई बार कहा जाता है। वर्ड पूल साइज मतलब क्या? ये कहता है कि अगर आपका टॉप पी जो है वो अगर वैल्यू कम है तो आपके पास शब्दों की वोकैबुलरी कि भैया आपके पास शब्द कितने हैं अपने जो फीलिंग्स है उनको बयान करने के लिए। तो अगर 0.1 लेते हो तो आपके पास वो शब्दों का जो शब्दकोश है, वो जो वोकैबुलरी है, वो बहुत ही नैरो चॉइसेस बच जाते हैं, इक्के दुक्के। मतलब दिस इज माई कार, आई लव माई कार, दिस कार इज रेड कलर। समझ पा रहे हो? गिने चुने शब्द बार बार रिपीट हुए जा रहे हैं क्योंकि कम शब्द है आपके पास, नैरो चॉइसेस है आपके पास शब्दों के। लेकिन अगर आप टॉप पी का जो वैल्यू है बढ़ा दे, जैसे कि 0.9 कर दे, तो क्या होता है? आपके पास बहुत सारे शब्दों की चॉइसेस आ जाती है, डाइवर्स चॉइसेस। यानी कि आई हैव दिस रिस्पेक्टिवली कार विद द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ये बोनेट, ये वो, ये फिर भैया कांच में ऐसा ऊपर से खुलता है, मून है, सन है, बहुत सारे शब्द आ जाते हैं।
आपके गाड़ी को वर्णन करने के लिए। इसीलिए तो भैया अपने को बचपन में कहा जाता था कि गाय के ऊपर निबंध लिखो। अब जो लोग लिखते थे कि भैया गाय के 2 सींग होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है, उनको मार्क्स नहीं मिलते थे। अब समझ में आया, क्योंकि उनका टॉप पी जो है टॉप नहीं होता था, वो नैरो चॉइसेस, वोकैबुलरी कम होते थे। यही तो टेस्ट करते थे टीचर्स कि आपकी वोकैबुलरी कैसी है। लेकिन जो गाय को बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है निबंध के रूप में प्रदर्शित करते थे अपने शब्दों के, एक तरह शब्दकोश, भैया इतने बढ़िया बढ़िया शब्दकोश से शब्द निकाल के सामने रखते थे कि सामने वाले का मन प्रसन्न हो जाता था, तभी तो मार्क्स ज्यादा मिलते थे। तो यहां पे आपके पास वर्ड चॉइसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसीलिए इसे वर्ड पूल साइज बोला गया है। कम तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स, रिपीटेटिवनेस, और अगर ज्यादा तो बहुत अच्छा और फ्लुएंटली और बहुत ज्यादा आजादी के साथ आप जो है चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हो। अब आ जाते हैं सबसे बेसिक चीज के ऊपर, जो कि हर बार आपको लगती है भाई। एलएलएम इंटीग्रेट जब आप अपने प्रोजेक्ट्स में करते हो तो भैया एपीआई की का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एपीआई की का सेटअप क्या होता है? अब जैसे कि हमने यूज किया है ग्रूक वाया लैंगचेन, हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ग्रूक का एपीआई, आप बस ग्रूक.com पे चले जाइए, वहां पे आप अपने गूगल से जो है बस साइन अप कर लीजिए। आपको वहां पे एपीआई सेक्शन में एक न्यू एपीआई की करने का, जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एक बार आप जनरेट कर ले, की को कॉपी कर लीजिए और उसी को अपने को डायरेक्टली यहां पे कॉपी पेस्ट करना है। कहां करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये ऑप्शन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फ्री है। आप ओपन एआई का भी एपीआई की यूज कर सकते हैं, क्लॉडे का भी एपीआई की यूज कर सकते हैं, अच्छी बात है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वहां पैसा देना पड़ता है, ये भी बात है कि नहीं। तो इनिशियली अगर अपने को क्रैश कोर्स के माध्यम से कुछ अगर चीजें सीखनी है तो पैसा काहे देना बे, हैं? फ्री में जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे भी हमारा वही प्रयास रहने वाला है कि जितना फ्री में भैया चीजें इंप्लीमेंट करवा सके उतना हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि यार आपको की आपके पास होनी चाहिए, जो एपीआई की वो आपके पास होनी चाहिए। गेट पास के थ्रू आप सिक्योरली अपनी जो रिस्पेक्टिवली की है उसे हाइड करके इनपुट के थ्रू अपने कोड के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर चैट ग्रुप के, अब चैट ग्रुप जो है वो क्या करेगा, एक लैंगचेन का रैपर है, मतलब लैंगचेन प्रोवाइड करता है आपको चैट ग्रुप, जिसकी मदद से आप अपने ग्रुप एपीआई को वहां मेंशन करके उस ग्रुप एपीआई की मदद से जो एलएलएम वहां मौजूद होगा, जो कि हम यूज करने वाले हैं लामा 3.18 बिलियन इंस्ट्रक्शन इंस्टेंट मॉडल, उसको एक्सेस कर सकते हो, उसके साथ उस एलएलएम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका वो लैंगचेन का रैपर है। उसके बाद आपका ग्रुप एपीआई तो आप इंटीग्रेट करोगे और एलएलएम से बातचीत करने के लिए सारा मामला रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब ये सेटअप किस प्रकार से किया जाता है वो आपको सीधा नोटबुक में हम दिखा देते हैं। एजेंटिक एआई का क्रैश कोर्स, जिसका नोटबुक आप अपने समझ देख सकते हो, इसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दे दिया गया है। नोट्स की भी जो पीडीएफ है और ये वाला जो IPYNB पाइथन नोटबुक है, इसे आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले तो भैया जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होंगी, जो अभी फिलहाल के लिए हमें लगने वाली है, अभी फिलहाल के लिए वो मैं इंस्टॉल करके रख लेता हूं, जैसे लैंगचेन और विकीपीडिया, वो हम लोग को सर्च टूल के लिए यूज होने वाला है आगे चल के, तो वो हम लोग यहां पे जो इंस्टॉल करके रख लेते हैं। जैसे इसको रन करता हूं, चलिए पहला सेल रन कर दिया जाए जी, ये लीजिए 1 आ गया, पहला सेल रन हो चुका है। अब ये जो इंस्टॉल किया है इसको भैया यूज करना है, तो इंस्टॉल करने के बाद तुरंत यूज कर सकते हैं ना, ना ना, बीच में इंपोर्ट स्टेज होता है ना, तो पहले भैया इंस्टॉल करे, फिर इंपोर्ट करे और फिर इस्तेमाल करे, बराबर है कि नहीं। तो ये चीज है। तो चलिए इंपोर्ट लाइब्रेरीज, तो लैंगचेन ग्रुप, यस, आपको यहां देखिए लैंगचेन ग्रुप में से ये चैट ग्रुप मिलने वाला है और यहां पे इसी की मदद से आप अपना क्लाइंट एलएलएम जो है वो डिफाइन करने वाले हो। और यहां पे विकीपीडिया जो कि आगे यूज केस में अभी तुरंत आने वाला है, तो उसके लिए भी इसको इंपोर्ट करके रख दिया है। चलिए ये वाला मामला भी हो गया। अब यहां पे आ जाते हैं गेट पास के ऊपर। अब ये गेट पास से क्या होता है, आप जो भी यहां पे अपनी एपीआई की एंटर करने वाले हो वो सीक्रेटली एंटर हो जाती है, हिडन होती है, वो दिखती नहीं है। और ये सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। जब भी देखो यार, एक गुड प्रैक्टिस है, कोई भी एपीआई की किसी की भी, चाहे वो फ्री हो या फिर रिस्पेक्टिवली पैसा भरना पड़ रहा हो, एपीआई की सिक्योरली ही भैया स्टोर करनी है आपके प्रोग्राम मॉड्यूल के अंदर। क्योंकि देखो वो एपीआई की आपके अकाउंट पे है, आपका अकाउंट आपके नाम पे है, तो अगर उस एपीआई की से कुछ भी ऐसी वैसी गतिविधियां होती है तो भैया वो सारा का सारा मामला आपके ऊपर आएगा। तो इसीलिए सतर्क रहे और सावधान रहे। चलिए मैं इसको एंटर करता हूं। ये देखिए अब यूजर इनपुट यहां पे पूछ रहा है गेट पास, तो मैं यहां पे अपनी जो की है वो जस्ट अभी मेंशन कर देता हूं। ये लॉजिक की मेंशन कर दी और बस एंटर दबा देना। यस, आपकी की एंटर हो चुकी है। अब आगे आते हैं, सेट करते हैं अपने ग्रुप को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चैट ग्रुप। इसमें मुझे जो मैंने एपीआई की ली थी,
ये देखो ग्रुप एपीआई की इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, तो वो मैं एपीआई की पैरामीटर को दे दूंगा। और यहां पे मॉडल कौन सा यूज करना है, लामा 3.18 बिलियन इंस्ट्रक्शन इंस्टेंट मॉडल मैंने आपको बताया था, वो यूज करने वाला है। और फाइनली यहां पे मैंने एक रिस्पेक्टिवली वेरिएबल को वही सेम नाम देकर रखा हुआ है कि आगे इन फ्यूचर अगर मुझे मॉडल का नाम कहीं जिक्र करना पड़े तो इतना लंबा चौड़ा बार बार ना लिखना पड़ेगा, सिर्फ मॉडल लिख दूंगा कैपिटल में और काम हो जाएगा। तो चलिए बस इतना सा काम है और यहां पे ये काम हो चुका है, ग्रुप आपका कनेक्टेड सक्सेसफुली दिख रहा है, कोनो दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं है। अब एक सिंपल सा एलएलएम कॉल करके देखते हैं, उसके बाद फिर ये सारा प्लानिंग वगैरह की प्रक्रिया आपको दिखाएंगे। एक सिंपल एलएलएम का एग्जांपल कॉलिंग कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां कुछ मैसेज के अंदर मैंने रोल और कंटेंट दोनों लिख दिए। ये जरूरी होता है कि भाई देखो कौन बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, इसके बारे में पता तो होना चाहिए ना। तो देखिए रोल्स में आपका सिस्टम होता है, यूजर होता है, असिस्टेंट होता है ना। तो यूजर मतलब जैसे कि हमारी तरफ से कुछ क्वेश्चन जा रहा है, सिस्टम मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन एलएलएम के लिए जा रहा है ना, और असिस्टेंट मतलब एआई का आपका कुछ रिस्पॉन्स आया था तो वो क्या था वो आप यहां पे दर्शा सकते हो। तो रोल यूजर यानी हमारी तरफ से एक जो क्वेश्चन है भैया वो जा रहा है एक्सप्लेन एआई एजेंट इन अ बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज। ये सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपन क्वेरी जो है मैंने अपने एलएलएम को दे दी है, लामा मॉडल को दे दी है इन शॉर्ट। और यहां पे मेरा जो ये मॉडल था इसका क्या है भैया, क्लाइंट नाम से इसको सेव किया है। तो क्लाइंट डॉट इन्वोक, सीधा इन्वोक मेथड के थ्रू ये पूरा का पूरा जो मैसेज है ये आप इसे पास कर दो और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब ये जो रिस्पॉन्स मिलेगा ना ये आपका पूरा एक तरीके से एआई ऑब्जेक्ट की तरह रिटर्न होता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें आपका मेटा डेटा होता है, इसमें आपका एक्चुअल कंटेंट होता है, इसके अंदर बहुत सारे आर्गुमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें मेंशन्ड होती है। तो पूरी खिचड़ी मची हुई होती है, लेकिन अपने को इस रिस्पॉन्स में से सिर्फ कंटेंट यानी जो एक्चुअल आंसर है वही चाहिए, जो एक्चुअल अपने मुद्दे वाली चीज है, अपनी मतलब वाली चीज है वही चाहिए। तो रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट डालना मत भूलना, और जैसे ही आप रन करोगे तो आपके समक्ष आंसर आएगा। ये देखिए What are AI agents? How AI agents work? यहाँ पे भी चीजें आप देखिए, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, एक्शन, उसके टाइप्स ऑफ AI एजेंट, ये भी आगे चीज हम लोग देखने वाले हैं, डोंट वरी। और ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपके सामने और कंक्लूजन। तो ये सारी चीजें जो है डिटेल में एक सिंपल एलएलएम एग्जांपल ने आपके सामने रख दिया। एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल था, कुछ इसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए सिंपल एलएलएम कॉल यूजिंग द लैंग चेन। तो हमने एक प्रॉम्प्ट डाला एक्सप्लेन AI एजेंट, तो वो हमारा एलएलएम डॉट, ये एलएलएम क्या था, वही हमारा लामा वाला मॉडल, ठीक है, इन्वो। और ये पूरा प्रॉम्प्ट मैंने इसे दे दिया, ये देखो ये अपना मॉडल था। और फिर उसने रिस्पॉन्स के अंदर जो आपका एक्चुअल कंटेंट छुपा हुआ था वो जनरेटेड टेक्स्ट हमारे सामने रख दिया। सिंपल एज दैट। सेम पैटर्न इज रीयूज्ड एवरीवेयर इन द कोर्स। तो आप यहां पे ये वाला जो मैटर है ना ये रीयूज कर सकते हो जहां जहां पे चाहते हो। जो जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो इसी फॉर्मेट में डालो, प्रॉम्प्ट में डालो, इन्वोक करो और उसका कंटेंट जो जनरेटेड टेक्स्ट है वो एक्चुअल में अपने आउटपुट में पाओ। तो ये चीज जो है रीयूजेबल भी है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको बातचीत करनी है एलएलएम से, पहले बातचीत करना आना चाहिए। अगर आपको बातचीत करना आता है तो आप अपना काम निकलवा सकते हो बहुत ही बखूबी तरीके से। जैसे कि हाउ यू आस्क, हाउ गुड द आंसर गेट्स। मतलब यहां पे आप किस तरीके से पूछ रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसा उत्तर मिलेगा। अच्छा पूछोगे तो अच्छा मिलेगा, नहीं पूछ पाओगे तो उत्तर बेटर नहीं मिलेगा। मतलब सामने वाला एलएलएम जो है वो बहुत ज्यादा कैपेबल है, वो फुल्ली नॉलेज के साथ बैठा हुआ है भैया, बस आपको मांगना आना चाहिए। अगर आप सही ढंग से मांग सकते हो तो वो सही ढंग से दे सकता है। जैसे कि प्रॉम्प्ट्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक बहुत ही गलत प्रॉम्प्ट, वेग प्रॉम्प्ट, टेल मी अबाउट एआई, ये बहुत ज्यादा जेनरिक है, अनफोकस्ड है। यस मतलब आप देखिए ना क्वेश्चन टेल मी अबाउट एआई, तो वो भाई कुछ भी बता देगा। आपने भैया एआई इवेंट के बारे में बात की है, एआई अपडेट के बारे में बात किया, एआई कोर्स के बारे में बात किया, किसके बारे में बात कर रहे हो वो तो बताओ भैया, स्पेसिफिक तो रहो। तो एक प्रॉम्प्ट के अंदर स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय द वे हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर एक अलग से क्रैश कोर्स बड़े डिटेल में बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, आपको क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट और वन शॉट सीरीज प्लेलिस्ट में भी आपको क्रैश कोर्स देखने को मिल जाएगा। यहां पे भी हम लोग ब्रीफ में बातें उसके बारे में करने वाले हैं। ये होता है आपका एक इंजीनियर्ड प्रॉपर प्रॉम्प्ट। एक्सप्लेन एआई एजेंट टू द बिगिनर इन 5 बुलेट पॉइंट्स विद 1 रियल एग्जांपल। ये प्रॉपर टारगेटेड है कि ये बिगिनर फ्रेंडली होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड है कि आपने बोल दिया सिर्फ 5 बुलेट पॉइंट में आंसर चाहिए, और एक रियल एग्जांपल भी उसमें शामिल चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये फर्क होता है प्रॉम्प्ट्स के बीच में, और उसी हिसाब से आपको जो उत्तर है वो मिलता है। एनाटॉमी ऑफ अ गुड प्रॉम्प्ट क्या होता है भैया, एक प्रॉम्प्ट के इंटीग्रल पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल, यू आर अ टीचर। अपन बताते हैं एलएलएम को भैया देखो एलएलएम जो है ना बहुत सारे अवतार ले सकता है, बहुत सारे, वो सब कुछ बन सकता है। जैसे कि एक टीचर,
एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, बहुत सारी चीजें बन सकता है। तो उससे पहले बताओ कि भाई तू मेरे लिए अभी क्या है, उसको बताओ कि भाई अब तू मेरे लिए एक टीचर है, अब तू टीचर रहते हुए मेरे लिए ये कर, एक्सप्लेन एक्स, टास्क बताओ उसे। पहले रोल दो, फिर उस रोल से सूटेबल जो टास्क होगा वो उसको बताओ, फिर उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट भी दो कि यार ये जो टास्क तू बोल रहा है ना ये एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, मतलब प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल होने चाहिए, एकदम नॉन टेक वाले चाहिए, या बिल्कुल ही बिगनर फ्रेंडली चाहिए, कैसे ऑडियंस होनी चाहिए, स्टाइलिंग क्या होना चाहिए, कैजुअल होना चाहिए, एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भैया, स्टाइलिंग ऑफ द रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम शब्दों के साथ, वो मैक्स टोकन की जो बात की थी वो यहां पे आप कॉन्टेक्स्ट में मेंशन कर सकते हो। फॉर्मेटिंग वाला फंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुलेट पॉइंट्स में जैसे यहां पे मैंने आंसर बोला था, जेसन फॉर्मेट में चाहिए, टेबल फॉर्मेट में चाहिए, सीएसवी फॉर्मेट में चाहिए, किस फॉर्मेट में आप आउटपुट चाहते हो ये तक आप मेंशन अगर करते हो, तो ये अगर सारा आपके कंपोनेंट्स एक रिस्पेक्टिवली प्रॉम्प्ट में मेंशन्ड है तो वो आपका एक अच्छा प्रॉम्प्ट कहलाता है। अब इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो टाइप्स हम लोग कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर, दो मेजर टाइप्स जो हैं जिनके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं, और भी बहुत सारे हैं जिसको मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के क्रैश कोर्स में एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहां पे समझते हैं जीरो शॉट को और फ्यू शॉट को। ये आप नाम कई बार सुनोगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। जीरो शॉट का मतलब क्या होता है, जस्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब आप उसे कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं दे रहे, आप उसे एग्जाम्पल कुछ नहीं दे रहे, ये देख ऐसे को वैसा, वैसे को ऐसा, ना 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 ना, आपने सिंपली उसके क्वेश्चन पूछा व्हाट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो अपने नॉलेज के बेसिस, अपने ट्रेनिंग के बेसिस पे बोलेगा न्यू दिल्ली, दैट्स इट, दैट्स इट। आपने उसे एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया, इनपुट आउटपुट। एग्जाम्पल मतलब क्या, अगर भाई देख ये इनपुट है तो ऐसा आउटपुट होना चाहिए, अगर ये इनपुट है देख ऐसा आउटपुट होना चाहिए, तो आपने उसे एग्जाम्पल दिए, कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल दिए। तो अगर जब आप ऐसा कुछ भी नहीं देते, यानी कि आपने जीरो एग्जाम्पल दिए, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग इसे कहते हैं, कि वो केवल अपने रिस्पेक्टिवली ट्रेनिंग के ऊपर उस इंस्ट्रक्शन का आंसर आपके सामने रखता है। फ्यू शॉट का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन तो रहता ही है, करना क्या है, कैसे, वो सारी चीजें तो रहती है, अ कपल ऑफ इनपुट आउटपुट एग्जाम्पल्स आर देयर, कि अगर भैया ये इनपुट रहा तो ये आउटपुट रहना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको समझाऊं इस तरीके से चीज, तो इमोजीज हैं, इमोजीज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का मैंने उसे बोल दिया है, इमोजीज को टेक्स्ट में कन्वर्ट, या फिर चलो उल्टा करते हैं, टेक्स्ट को इमोजीज में कन्वर्ट करना, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चलता है आजकल, इसलिए मैंने उल्टा किया इसको। मैं बोला भैया गुड बाय, अब गुड बाय को भैया एग्जैक्टली 3 इमोजीज में मुझे यहां पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ, गुड बाय इस टेक्स्ट को 3 इमोजीज में रिप्रेजेंट करो। फिर उसके बाद भैया आई लव यू इस टेक्स्ट को जो है मुझे यहां पे 3 इमोजीज में रिप्रेजेंट करो। तो आपने ये इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन दे दिया। उसके बाद आपने यहां पे सिर्फ एक टेक्स्ट दे दिया, मारो इसको, मारो इसको। तो अब ये मारो इसको जो ये टेक्स्ट है, अब ये खुद ब खुद आपके इस प्रीवियस पैटर्न को, एग्जांपल्स को समझते हुए 3 इमोजीज में मारो इसको, इस रिस्पेक्टिवली जो टेक्स्ट है उसे इमोजीज में कन्वर्ट करके आपके सामने रखेगा। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अब बारी है रैग को समझने की, रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो यार ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जब हम एजेंटिक एआई की दुनिया में घूम रहे होते हैं। हालांकि इस रैग कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड क्रैश कोर्स जो है ऑलरेडी अपने चैनल पे अवेलेबल है। जस्ट इससे पहला वाला जो वीडियो है वही आपका रैग क्रैश कोर्स आप देख सकते हैं। उसके अंदर बड़े डिटेल में रैग को एक्सप्लेन किया है, इंप्लीमेंट किया है, प्रोजेक्ट बनाया है। तो इंप्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव के लिए आप यहां पे क्रैश कोर्स को रेफर जरूर कीजिएगा। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बातें भैया, एज ए एजेंटिक एआई की दुनिया में अपन घूम रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो भैया रैग के बारे में बातचीत करना बनता है। तो वो मैं यहां पे आपके सामने शुरू करने वाला हूं एम्बेडिंग मॉडल से। एम्बेडिंग मॉडल वाला मामला क्या होता है, देखिए सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, ये है जी एक शब्द टेक्स्ट, सिंपल भाषा में बोलूं तो। अब ये टेक्स्ट जो है वो मशीन नहीं समझ सकता, ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, अभी अभी जनरेट हुई है, ऐसी वाली नहीं है। ये देखो इंग्लिश जो है, जो भाषा है, नेचुरल लैंग्वेज वाली जो भी भाषाएं हैं वो ह्यूमंस के करीब है और मशीन से दूर है। और अगर देखा जाए तो नंबर्स की जो भाषा है वो मशीन के पास है लेकिन ह्यूमन से दूर है। इसीलिए तो हम लोग किसी का नंबर नाम से सेव करते हैं, थोड़ा लॉजिक है समझे कि नहीं। तो एग्जैक्टली यहां पे भी वही चीज हो रही है कि यार हम तो भैया इस तरीके से लेट से अपनी क्वेरी पूछेंगे, या फिर लेट से अपना जो रिस्पेक्टिवली नॉलेज है वो तो इसी रिस्पेक्टिवली नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू सेव करेंगे या फिर प्रोवाइड करेंगे। तो अब मशीन जो है इसे समझ नहीं पाएगा, और अगर समझना होगा तो फिर इसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा इनटू इट्स इक्विवेलेंट मीनिंग आंकड़ा।
आंकड़ाफिकेशन करना पड़ेगा, आंकड़ाफिकेशन, और वो भी ये एम्बेडिंग मॉडल्स करते हैं, आपके एम्बेडिंग्स या जिसे हम वेक्टर्स कहते हैं सिंपल भाषा में, वो जनरेट करते हैं। मतलब अगर किंग इस वर्ड का एक एम्बेडिंग जनरेट करना चाहता हूं तो ये एम्बेडिंग मॉडल मेरे लिए करेगा। ओपन एआई के भी एम्बेडिंग मॉडल होते हैं, साथ ही साथ अब उसमें तो वो चार्जेस होते हैं और थोड़े हैवी चार्जेस होते हैं अगर आपका कॉन्टेक्स्ट या कॉर्पस बहुत बड़ा है। लेकिन यहां पे हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो हगिंग फेस सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर यूज करने वाले हैं। ये बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल लोकल है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत समय लगता है, इसको थोड़ा बहुत समय लगता है लोड होने के लिए, फिर काइंड ऑफ वो वेक्टर्स जो जनरेट करना होता है, फिर उसकी सिमिलैरिटी वगैरह जो फाइंड आउट करनी होती है, थोड़ा बहुत समय लगता है, बट ठीक है यार, फ्री है तो यार अपन प्रैक्टिस के लिए, शुरुआत के लिए कर ही सकते हैं। सो दिस इज इट कि यार अपन अपने टेक्स्ट को जो है एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट मीनिंगफुल, वही जो कहीं ना कहीं मीनिंग कैप्चर करने वाले आंकड़े हैं उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो टिपिकली अगर हम लोग यहां पे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो 384 डायमेंशन का होता है। अगर अपन और दूसरे रिस्पेक्टिव एम्बेडिंग मॉडल्स की बात करें तो उनकी साइज बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, 1536 तक भी जा सकता है। तो ये कुछ भैया आंकड़े जो आपके दिमाग में होने चाहिए। ये बेसिक आइडिया है आपके एम्बेडिंग मॉडल, इसीलिए यहां पे यूज हो रहे हैं टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिक वेक्टर्स दैट कैप्चर्स द मीनिंग। ये सिंपल बात है। अब आते हैं वेक्टर डेटाबेस के ऊपर। तो देखिए हुआ क्या, प्रोसेस क्या है। आपने कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट है, पूरा बल्क में टेक्स्ट जो है वो एम्बेडिंग्स में जनरेट नहीं किया जा सकता। मतलब मान लीजिए यहां पे 50 पेजेस का जो है मेरे पास पैराग्राफ पड़ा हुआ है, 50 पेजेस का एक पूरा अक्खा पैराग्राफ इतना बड़ा पड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ का एक एम्बेडिंग जनरेट नहीं हो सकता। अगर हो भी गया तो इट वोंट बी ऑफ एनी यूज टू यू, बिकॉज भाई उसके अंदर कितना ही मीनिंग कैप्चर कर लोगे आप एक वेक्टर के अंदर, बराबर है। 50 पन्नों का पैराग्राफ है यार, दैट्स नॉट द डील हाउ यू शुड वर्क विथ इट। तो हम लोग क्या करते हैं, ये अपना 50 पन्ने वाला जो है वो पन्ना बाय पन्ना, पन्ना बाय पन्ना, पेज बाय पेज, इसको अपन तोड़ते जाते हैं, इसके ऐसे चंक्स बनाते हैं। वी मेक अ चंक आउट ऑफ दैट, और हर एक चंक को एम्बेडिंग मॉडल को प्रोवाइड करते हैं। फिर ये एम्बेडिंग मॉडल क्या करता है, इस तरीके से आपके वेक्टर्स जो हैं उन हर एक चंक के लिए जनरेट करता है, और ये वेक्टर आपका एक चंक आईडी के साथ एसोसिएटेड होता है, एक चंक आईडी के साथ इस प्रकार से एसोसिएटेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब यहां पे ये जो आपके चंक आईडीज हैं आगे चल के आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये जो जीरो है ये रिस्पेक्टिवली इस वेक्टर का और इसका ओरिजिनल टेक्स्ट जो है पेज नंबर 1 पैराग्राफ 2 का है। यानी कि अगर आपको अपने वेक्टर से ओरिजिनल रिस्पेक्टिवली टेक्स्ट फेच करना होगा, यू हैव टू गेट बैक द ओरिजिनल टेक्स्ट, तो उसके लिए चंक आईडी आपके लिए बहुत सहायक रहने वाली है। अब ये एक बार चीज हो गई, एम्बेडिंग आपकी हो गई। तो यार ये कैसे स्ट्रक्चर में सेव किया जा रहा है, ये कहां है, ये कहां स्टोर किया जा रहा है भाई, व्हाट इज दिस रिस्पेक्टिव थिंग। जहां चंक आईडी है, जहां वेक्टर है, उसका थोड़ा बहुत चलिए, अगर मेटा डेटा भी चाहिए तो मेटा डेटा भी है। ये आपका है FAISS, यानी फेसबुक AI सिमिलैरिटी सर्च। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फाइस इंडेक्स जिसे बोलते हैं, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये आपके जितने भी वेक्टर्स हैं उनको स्टोर किया जा रहा है। वेक्टर स्टोर जिसे हम कहते हैं, वेक्टर डेटाबेस जिसे कहते हैं, वेयर एम्बेडिंग्स लिव एंड हाउ वी सर्च देम फास्ट, तो वहां पे वो रहते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि यार आपका जो ये फाइस इंडेक्स है, ये आपके उन वेक्टर्स से, ये जो वेक्टर आपके जनरेट हुए हैं एम्बेडिंग के थ्रू, ये इनसे कह रहा है कि भैया देखो इसको अपना ही घर समझ लो, इधर रहने का, खाने का, पीने का, एकदम टेंशन फ्री रहने का, लेकिन जब कोई बुलाए तो टाइम खोटी नहीं करने का, जल्दी से भैया निकलने का। यहां पे क्योंकि अपने को फास्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत भैया रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपने को चाहिए होते हैं, उनके रिस्पेक्टिवली वेक्टर्स जो हैं वो अगर अपने हाथ में आ गए, अपने हाथ पे चढ़ गए, तो उनसे जो रिस्पेक्टिवली ओरिजिनल टेक्स्ट एसोसिएटेड है वो एक बार प्राप्त कर लेंगे, और फिर आगे उसे एज अ कॉन्टेक्स्ट फॉर्म में हम LLM को भेजते हैं। वो सारी प्रक्रिया में आगे आपको बताने वाला हूं। तो ये कुछ ऐसा सिनारियो इसका रहता है। ये देखिए सिमिलैरिटी सर्च, अब सर्च की बात कर रहे थे कैसे होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। सिमिलैरिटी सर्च, गिवन अ क्वेरी, यस। अब देखिए यार, आपने एक PDF लिया 50 पन्नों का, एक पूरा पैराग्राफ था, आपने उसके टुकड़े किए, चंक्स में डिवाइड किया, हर एक चंक का एक वेक्टर किया, वेक्टर को वहां पे स्टोर किया, सही बात है। अब ये सर्च कैसे होता है, देखिए अब यूजर ने क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ डज रैग वर्क। वो 50 पेजेस के PDF में सिर्फ रैग की इंफॉर्मेशन थी। एम्बेडिंग मॉडल इसे भी वेक्टर में कन्वर्ट करता है। ये जो आपकी यूजर, इसे कहते हैं यूजर क्वेरी। इस यूजर क्वेरी को भी एम्बेडिंग में जनरेट किया जाता है, जिसे क्वेरी वेक्टर कहा जाता है। अब होता क्या है, अब यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, इट कंप्यूट्स द डिस्टेंस टू एवरी स्टोर्ड वेक्टर। ये भी एक टेक्निक है
जिसमें अपन जो है लीनियर फॉर्म में जा सकते हैं, थोड़ा ब्रूट फोर्स मेथड में जा सकते हैं। एक नेव अप्रोच ही कहलाता है जिसमें अपन डिस्टेंस मैट्रिक क्या कंसिडर करते हैं, कोसाइन सिमिलरिटी या फिर भैया L2 जिसे यूक्लिडियन डिस्टेंस कहते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये जो मेरा क्वेरी वेक्टर है और ये जो मेरे रिस्पेक्टिवली स्टोर्ड वेक्टर हैं, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। जिसका डिस्टेंस वेक्टर का एक दूसरे से ज्यादा है, ज्यादा दूर है, यानी कि दे आर नॉट दैट मच सिमिलर। और अगर डिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि एकदम नजदीक आसपास वाला डिस्टेंस है, यानी कि दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर। तो हमें फार अवे वाले जो डॉक्यूमेंट्स है जो एक दूसरे से, उनसे हमें ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि जो क्लोज इनफ है टू आवर रिस्पेक्टिवली क्वेरी वेक्टर। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे आई एम आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन हाउ डज रैग वर्क। अब मेरे वो 50 पेज की पीडीएफ में रैग के बारे में तो इंफॉर्मेशन थी, लेकिन एलएलएम के बारे में इंफॉर्मेशन भी थी, एआई के बारे में इंफॉर्मेशन थी, एमएल के बारे में इंफॉर्मेशन थी, काफका के बारे में इंफॉर्मेशन थी, एयरफ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो और रैग के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी। तो अब यार इतने सारे रिस्पेक्टिवली मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है जो कि एक वेक्टर फॉर्म में स्टोर्ड हैं, लेकिन जब यहां पे क्वेरी वेक्टर में रैग का नाम आता है तो रैग से एसोसिएटेड आपका जो भी वेक्टर रहेगा वो सबसे ज्यादा नजदीक पाया जाएगा क्वेरी वेक्टर के। दैट इज द सिमिलैरिटी सर्च। कि क्वेश्चन रैग के बारे में है तो आंसर रैग के बारे में देने के लिए रैग का जो रिस्पेक्टिवली डॉक्यूमेंट वेक्टर है वही यहां पे सर्च आउट होकर सामने आना चाहिए। कि यार रैग के बारे में पूछा तो रैग का जवाब देना, रैग के बारे में पूछा और तू एमएलडीएल बोल रहा है, तू एनएलपी बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है भैया, सोच समझ जरा। इस तरीके से ये चीज होती है। यहां पे देखिए यही चीज बताइए, स्मॉलर डिस्टेंस मतलब मोर सिमिलर यानी कि मोर रिलेवेंट, एंड यही मोर रिलेवेंट अपने को चाहिए होते हैं। अपन चुनते हैं टॉप के आईडीज, लेट्स से टॉप 3 आईडीज मैंने चुन ली, जो चंक आईडीज रहती हैं, टॉप 3 मैंने चंक आईडी चुन लिए। तो ये ID1, ID2, ID3 यानी कि बेसिकली यहां पे मेरे पास जो है ये तीनों मौजूद हैं। इनका स्कोर जो है सिमिलैरिटी स्कोर आप देख सकते हैं कि यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग है यानी कि ये मोर सिमिलर है, मोर रिलेवेंट है। तो लेट्स से ये चंक 7, ये चंक 12 और ये चंक 3, ये एक्चुअली टॉप 3 थे, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 आप कह सकते हैं। और चंक आईडी जो थी रिस्पेक्टिवली इनका 7, 12 एंड 3। जस्ट एक मैं आपको अजम्पशन बता रहा हूं कि 7, 12 एंड 3 इज देयर। तो देखिए इसमें रैक के बारे में इंफॉर्मेशन है, फाइस के बारे में है, एम्बेडिंग के बारे में है। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि कहीं ना कहीं आपके इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मददगार साबित होगा और इसे कंबाइन करके अपना एक कॉन्टेक्स्ट तैयार होगा। अब ये मेरा कॉन्टेक्स्ट रेडी है, मेरे पास आ गया, ओरिजिनल टेक्स्ट आ गया फ्रॉम द चंक आईडी। तो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट रेडी है, प्लस इसमें ये जो मेरी यूजर की क्वेरी है, ये मेरी यूजर की क्वेरी, ये दोनों के दोनों एलएलएम को भेज दिए जाते हैं। और एलएलएम फिर भैया आपकी यूजर क्वेरी देखता है, आपका कॉन्टेक्स्ट देखता है और उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे ही इंफॉर्मेशन देता है। तो ऐसे भैया रिस्पेक्टिवली आपका रैग जो है वो अपने काम को अंजाम दे रहा है। देखिए मैं पूरा फ्लो आपको यहां पे दिखा देता हूं। ये देखिए रैग रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन, यहां पे देखिए 3 स्टेप पाइपलाइन अगर सिंपल देखोगे, रिट्राइव सबसे पहले बात तो भैया जो स्टोर किया उसमें से रिलेवेंट चंक को जो आपको रिट्राइव करना है। फिर ऑगमेंट मतलब क्या कि आपको अपना फाइनल प्रॉम्प्ट जो एलएलएम को भेजना है ना वो बना देना है। कैसे बनाओगे, अभी मैंने बताया था, यूजर क्वेरी और रिलेवेंट रिट्राइव्ड टेक्स्ट। अभी जो कॉन्टेक्स्ट अपन यहां बनाया था ये वाला, ये आपका रिलेवेंट रिट्राइव टेक्स्ट है, ये आपका यूजर क्वेरी है। दोनों को कंबाइन करते हैं, ऑगमेंट करके आगे भेजते हैं और डायरेक्टली जनरेट का कमांड आता है। एलएलएम आंसर्स ग्राउंडेड इन कॉन्टेक्स्ट, ग्राउंडेड विद कॉन्टेक्स्ट रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ में हवा में आंसर दे दिया या उसके ट्रेनिंग के बेसिस पे हेवीली वो डिपेंड करता है आंसर, नहीं, इट इज हेवीली ग्राउंडेड ऑन द कॉन्टेक्स्ट दैट यू हैव प्रोवाइडेड। ये बात अपने को समझनी। तो एंड टू एंड व्यू कैसा रहता है, यूजर क्वेरी, फिर क्वेरी वेक्टर आपके पास आता है, फिर यहां से वो ढूंढ के निकालता है रिलेवेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं या फिर उनके जो वेक्टर्स हैं, उनका जो चंक है वो टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 आपको जो भी चाहिए होगा वो आपके सामने आ जाएगा। फिर दोनों को कंबाइन करना आपके कॉन्टेक्स्ट को और रिस्पेक्टिवली आपका जो यूजर क्वेरी प्रॉम्प्ट रहेगा और फिर फाइनली आपको एलएलएम आंसर मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा रैक का पाइपलाइन जो है इस प्रकार से आपका काम करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू डिस्कस with specific regards to the agentic AI, that is AI agent। क्या फर्क है, क्या अंतर है? सबसे पहले तो देखते हैं कि जस्ट एन एलएलएम और AI एजेंट में क्या फर्क है। उसके बाद एक AI एजेंट वर्सेस एजेंटिक AI में क्या फर्क है। ये भी बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में आइडिया। तो चलिए पहले सिंपल लेवल पे बात करते हैं कि जस्ट एक एलएलएम क्या होता है और एक AI एजेंट क्या होता है। फ्रॉम वन शॉट एलएलएम कॉल टू अ गोल ड्रिवन वर्कर, ये एआई एजेंट एक वर्कर है आपका, एक पूरे इकोसिस्टम में एक वर्कर है जो कि लेट से आपके एक टास्क को परफॉर्म करने वाला है, जो कि गोल ड्रिवन होता है कि हाँ मुझे ये टास्क करना है
तो भैया उसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, वो सब चीज वो एक तरीके से अंजाम देगा। लेकिन जस्ट एन एलएलएम क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। यूजर ने क्वेश्चन पूछा, एलएलएम ने उसका जो है आंसर यहां पे प्रोवाइड किया। तो यहां पे भैया ना आप किसी टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ना यहां पे कोई आपका मेमोरी इन्वॉल्व है इन बिटवीन द टू रिस्पेक्टिवली एपीआई कॉल्स फॉर द एलएलएम, और ना ही यहां पे कोई मल्टी स्टेप प्लानिंग एक्शन एग्जीक्यूशन वो वाला सारा जो है कार्यक्रम चल रहा है। इट्स अ सिंपल वन स्टेप थिंग कि यार यूजर ने क्वेश्चन पूछा, ले भाई तेरा आंसर इतना है, बस इतना ही है भैया। लेकिन एआई एजेंट अपने आप में एक ऐसा इंडिविजुअल है, एक ऐसा वर्कर है जो कि गोल ड्रिवन होता है कि भैया यूजर उसको एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल दे देता है, अब उस हिसाब से वो अपने एलएलएम की भी मदद लेता है ना, जो भी अपन ने उसको इंट्रोड्यूस किया होगा। जैसे कि अपन ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रुप एपीआई के थ्रू अपन जो लामा 3.18 बिलियन इंस्ट्रक्शन इंस्टेंट मॉडल है, वो एलएलएम मॉडल का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको समझना है। तो इसी तरीके से एपीआई का इस्तेमाल करता है, जहां रिक्वायर्ड है डेटाबेस में डेटा स्टोर्ड है उसका इस्तेमाल करता है, जहां पे आपको कुछ चीजें रियल टाइम में अभी घटित हो रही हैं तो वो आपको सर्च करनी है, जिसके ऊपर शायद आपका एलएलएम ट्रेन नहीं है, तो वो सर्च करके लानी है। तो ऐसे टूल कॉलिंग का इस्तेमाल वो करता है। मेमोरी अक्रॉस द स्टेप्स, यस, आप कैसे कैसे आगे प्रोग्रेस कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, पिछले का आउटपुट क्या था, पिछले का रीजनिंग क्या था, उसको अपन आगे लेके चलते हैं, तो वो मेमोरी ही इन्वॉल्व होती है ना वहां पे, तो मेमोरी यूनिट्स भी खेलती हैं। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन आंसर गेम, इट इज एक्चुअली गोल ड्रिवन गेम, जिसमें कुछ प्लान किया जाता है गोल तक रीच आउट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, जो भी चेंजेस है उनको देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, रिफ्लेक्ट किया जाता है, एंड देन अगेन टेकन अ फीडबैक, एंड देन वी कैन चेंज आउट द रिस्पेक्टिवली प्लान एंड अकॉर्डिंगली द एक्शंस। तो ये सारी चीजें इस तरीके से लूप में आपकी चलती रहती है। अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, एआई एजेंट वर्सेस एजेंटिक एआई, ये वाला मामला क्या है। देखिए, एजेंटिक एआई इज काइंड ऑफ अ होल इकोसिस्टम, उसके अंदर एआई एजेंट इज अ सिंगल वर्कर। आप बात समझ रहे हो, अगर मैं ये कहूं एजेंटिक एआई इज लाइक ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अंदर एआई एजेंट इज लाइक वन एम्प्लॉय, जिसे एक गोल दे दिया गया है, उस गोल को पूरा करने के लिए वो मेमोरी टूल्स एलएलएम का इस्तेमाल करता है और अपना रिजल्ट सामने रख देता है। तो एक एआई एजेंट इस प्रकार से रहता है, एक इंप्लॉय जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। लेकिन हम सब जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, बहुत अलग अलग टास्क होते हैं, हर एक टास्क जो है कहीं ना कहीं दूसरे टास्क को लीड करता है, इंटीग्रेट होता है, किसी ना किसी मैनर पे डिपेंडेंट होता है किसी के आउटपुट के लिए, इस तरीके से चीजें चलती हैं। ठीक वैसे ही भैया आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसका नाम एजेंटिक है, उसमें बहुत सारे इंप्लॉयज है भाई, उसमें बहुत सारे ऐसे एआई एजेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि साथ में मिलकर काम करते हैं। इसी को अपन जो है मल्टी एजेंट सिस्टम्स भी अपन देखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तो ऐसे बहुत सारे एजेंट्स एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल कर सकते हैं, या फिर ये टीम वाइज भी काम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब एक टीम है, लेट्स से जैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक मार्केटिंग टीम होती है कि नहीं, और दूसरी होती है भैया एक सेल्स टीम। अब क्या होता है ना, आपकी कंपनी ने कितने प्रोडक्ट्स बेचे, उसकी कितनी सेल हुई, तो ये सेल के आंकड़े भैया जब तक मार्केटिंग वालों के पास नहीं आएंगे तब तक वो अपना मार्केटिंग प्लान तैयार नहीं करेंगे, मार्केटिंग प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, है कि नहीं। और जैसे ही वो मार्केटिंग प्लान को एग्जीक्यूट कर देंगे तो तुरंत सेल्स के ऊपर आपके कंपनी के फर्क देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा भी मामला होता है, टीम वाइज वर्किंग भी होती है, एंड दिस इज ऑल अंडर द वन रूफ दैट वी कॉल इट एज एजेंटिक एआई। तो बिगर पिक्चर क्या है ये आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये मेंटल मॉडल तो बड़ा सिंपल है, एलएलएम इज द काइंड ऑफ ब्रेन that is being trained on huge data, okay, and agent जो है वो आपके ब्रेन का इस्तेमाल करता है, प्लस आपके जो हैंड्स यानी कि जो टूल्स रहेंगे उनका भी, और मेमोरी भी रहती है, और इसके हिसाब से प्लान को एग्जीक्यूट भी करता है। तो काइंड ऑफ अ वेरी डेडली कॉम्बो जो है आपका एक एआई एजेंट कहलाता है। तो ये सारी डिटेल्स उसी के बारे में थी। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, और रिएक्ट लूप, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको ना जनरली आई डोंट नो व्हाई बट पीपल इग्नोर दिस काइंड ऑफ अ थिंग बिकॉज इट्स टू फंडामेंटल and it's too basic, but at the same time very important. Reason या plan, act and observe, iterate until you have the answer. React loop क्या बोला गया, देखो act करना है, react करना है, in a loop react करना है। मैंने 3 तरीके से स्टेटमेंट बोला, एक वर्ड को हाईलाइट करते हुए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग अपने पहले फेज में थॉट, थिंक, सोचते हैं, रीजन करते हैं, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, अब क्या करना चाहिए। अब जो भी करना चाहिए उसका एक रिस्पेक्टिवली लेट से आप रीजनिंग के बेसिस पे एक प्लान जो है वो जैसे कहते हैं ना अपन ख्याली पुलाव ख्याली पुलाव पकाते हैं, लेकिन दिमाग में जो है हमारा एक प्लान है, अब उसे हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है, तो एक्शन में तब्दील करना पड़ेगा, एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो उसके लिए अपन टूल्स की मदद लेंगे। एक बार आपका एक्शन परफॉर्म हो जाता है तो उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हो, यू ऑब्जर्व द थिंग्स,
यू ऑब्जर्व द थिंग्स कि भैया ये जो अभी आउटपुट है, ये जो इंपैक्ट है, ये जो आंसर है, क्या यही मुझे अपेक्षित था? टूल्स रिटर्न द रिजल्ट। हाँ, आप रिजल्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये चीजें देख रहे हो, एक फीडबैक जनरेट हो रहा है कि हाँ सब बढ़िया था, अरे यही तो चाहिए था, अरे नहीं नहीं यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसमें थोड़ा और इंप्रूवमेंट हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, तो फिर उसके बेसिस पे आप सोचते हो कि ये फाइनल आंसर कंसिडर किया जाना चाहिए या एक और लूप में जाना चाहिए। मतलब अभी हम अपने आंसर के साथ रेडी हैं या फिर वी शुड गो बैक टू द स्टेप 1 अगेन, कि जो यहां पे प्लान हमने सोचा था, क्या हम लोगों को वापस से लूप में जाना चाहिए और उस प्लान में थोड़े बहुत चेंजेस करने चाहिए? क्योंकि अगर आप चेंजेस करोगे तो उन चेंजेस को एग्जीक्यूट करोगे तो बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट को एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा आंसर अभी जो मुझे एक्सपेक्टेड था रेडी है या नहीं। अगर नहीं है तो वापस से अपने प्लान में कुछ और अकॉर्डिंगली हम चेंजेस करेंगे, फिर से उन चेंजेस को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, फीडबैक के बेसिस पे ये सोचेंगे कि क्या हमारा अभी फाइनल आउटपुट आंसर रेडी है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर से वापस से लूप करेंगे, रीएक्ट करेंगे इसी रिस्पेक्टिवली लूप के थ्रू वेरियस चेंजेस करते हुए, एंड व्हेन वी फाइनली से कि भैया हाँ अब मामला रेडी है, अब जो एक्सपेक्टेड जिस हिसाब से आंसर चाहिए था वो रेडी है, वो सही है, वो वैलिडेटेड है, देन वी won't go or it is not required to again go to the respectively back step 1 and loop it again, क्योंकि अब यहां पे हम रुक सकते हैं, and here our process loops breaks and we come out with the respectively answer। ये सिंपल बात। तो चलिए अभी अपने रैक कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया, अब थोड़ा इंप्लीमेंट भी कर लेते हैं। और शुरुआत जैसे हमने एम्बेडिंग मॉडल के साथ की थी, यहां पे भी हमारा एम्बेडिंग मॉडल हगिंग फेज एम्बेडिंग तैयार है, रेडी है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर जैसे इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, फ्री है, ओपन है, बढ़िया से भैया यूज आप कर सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत कई इंस्टेंसेस में अगर बहुत बड़ा कॉर्पस है तो थोड़ा सा स्लो वगैरह आपको अनुभव आ सकता है, अ बिट ऑफ लैग ऑफ 1 to 2 सेकेंड, बट इतना वो मायने नहीं रखता। अगर फ्री में अपन एक्सपेरिमेंट शुरुआत में कर सकते हैं तो कौन सी बड़ी बात है भैया, कर लेते हैं। ऑल मिनी LM वर्जन 2 का इस्तेमाल, मॉडल नेम मैंने इसे स्पेसिफाई कर दिया है। अब यही एम्बेडिंग मॉडल के तौर पे अपन यूज करेंगे गिवन टेक्स्ट को सीधा अपने वेक्टर फॉर्म में, न्यूमेरिक वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए इसे रन करते हैं, एंड इट इज ये देखिए यहां पे थोड़ा समय लगता है बट हो जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट जस्ट अ वार्निंग। ओके, चलिए भैया हो जा, सितारा नंबर में बदल जा, हो गया, नंबर में बदल गया, आपका एम्बेडिंग मॉडल सक्सेसफुली लोड हो चुका है। अब हम लोग अपने वेक्टर डेटाबेस के ऊपर जाते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पे फाइल्स की मदद जो है लेनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लिया है, मैं बोला बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं, ये मेरा पहला डॉक्यूमेंट, ये दूसरा डॉक्यूमेंट, ये तीसरा डॉक्यूमेंट, ये चौथा डॉक्यूमेंट, ऐसे 4 डॉक्यूमेंट अपन इनटू कंसिडरेशन ले लेते हैं। अब इन्हीं चारों को जो है अपन डायरेक्टली फाइल्स फ्रॉम टेक्स्ट इस मेथड के जरिए अपन क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे, एम्बेडिंग मॉडल प्रोवाइड कर देंगे। अभी इंटरनली क्या करता है, वही प्रोसेस जो हमने अभी कॉन्सेप्चुअलाइज्ड विजुअलाइज्ड मैनर में समझी थी। ये आपके रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट लेता है, उस टेक्स्ट को वो कन्वर्ट करता है इनटू न्यूमेरिक वेक्टर और फिर डायरेक्टली उसे स्टोर कर देता है आपके इस वेक्टर स्टोर के अंदर। जैसे ही भैया वो स्टोर हो जाता है, वेक्टर स्टोर में रिटर्न कर दिया जाता है, आप यहां पे मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो। अगर ये प्रोसेस अगर आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तभी जाके आप ये एग्जीक्यूट करोगे, दैट इज द प्रिंट स्टेटमेंट, एंड वंस इट इज डन, यस इट इज डन, ये देखिए आपका रिस्पेक्टिवली वो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, जिस प्रकार से हमने ठीक वहां अपने विजुअलाइजेशन में भी देखा था। अब चलिए अल्टीमेटली बारी आ गई है सवाल पूछने की और सिमिलैरिटी सर्च करके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट प्राप्त करने की। तो अब मेरे इस रिस्पेक्टिवली वेक्टर स्टोर के अंदर मैं सिमिलैरिटी सर्च परफॉर्म करता हूं फॉर द रिस्पेक्टिवली यूजर क्वेरी व्हाट इज रैग। अब देखिए यहां पे क्या क्या है, यहां लैंगचेन के बारे में इंफॉर्मेशन है, रैग के बारे में इंफॉर्मेशन है, एआई एजेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है और लैंग ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज रैग। अब देखिए ये क्वेश्चन किस रिस्पेक्टिवली डॉक्यूमेंट के सबसे ज्यादा नजदीक है, आपको यार पता चल गया होगा, आप बड़े समझदार लोग हो, है ना। चलिए देखते क्या वही आंसर आपको यहां पे भी देखने को मिलता है। लाइव चल रहा है सारा कार्यक्रम, आपके सामने रन करने वाला हूं। तो ये मैंने अपना जो रिस्पेक्टिवली वेक्टर स्टोर है उसका सिमिलैरिटी सर्च मारा इस क्वेश्चन के ऊपर और मुझे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है, रिजल्ट जो है प्राप्त हो चुका है। और ये सर्च रिजल्ट को मैं अभी आपके सामने लूपिंग के थ्रू जो है दिखाने वाला हूं। एक्चुअली अपने उस डॉक का जो पेज कंटेंट है वो आपके सामने आ जाएगा। मतलब अपन क्या करेंगे, ये जो भी रिजल्ट रहेगा, चलिए मैं आपको सबसे पहले यहां पे ना अपना रिजल्ट वाला पार्ट भी मैं प्रिंट कर देता हूं कि रिजल्ट में आखिर है क्या, वो भी तो आपको दिखना चाहिए ना। दैट पार्ट शुड ऑल्सो बी विजिबल। और फिर वहां से उस रिजल्ट्स में से एक में से अपन उसका जो पेज कंटेंट है ना वो डिस्प्ले करने वाले हैं। दैट इज द एक्चुअल कंटेंट वी आर गोइंग टू डिस्प्ले इन द रिस्पेक्टिवली लूप। तो चलिए ये देखिए, सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है, ये जो मैंने अभी रिजल्ट प्रिंट किया ना, दिस इज व्हाट वी गॉट इन रिटर्न, ये अपने को रिटर्न मिला। लेकिन इसमें का मेरे को क्या चाहिए, व्हाट आई वांट, आई ओनली वांट द पेज कंटेंट।
आई जस्ट वॉन्ट द पेज कंटेंट। और देखिए मुझे यहां पे पेज कंटेंट में क्या मिला है, रैग कंबाइंस रिट्राइवल एंड जनरेशन। सबसे पहला रिलेवेंट डॉक्यूमेंट यही है, ये नंबर 1 पे है, रैंक 1 पे। आप जरा गौर से देखो, ये रैंक 1 पे है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा सिमिलर है। उसके बाद आता है आपका लैंग ग्राफ आता है, फिर उसके बाद लैंग चेन, और सबसे आखिर में आपका एआई एजेंट वाली बात रखी गई है। तो आप रैंकिंग समझ पा रहे हैं, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि यार किसे कितना इंपॉर्टेंस दिया, और फिर बाद में भैया कौन सा है, फिर तीसरा, फिर चौथा। दिस इज व्हाट द सिमिलैरिटी सर्च यू नीड टू कंसिडर। अब इसमें एडिशनली हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि यार देखो अपने पास जो है रिस्पेक्टिवली 4 डॉक्यूमेंट्स थे और उसने चारों के चारों दे दिए, बस उसने प्रायोरिटी के हिसाब से, सिमिलैरिटी के हिसाब से उसको रैंक करके हमारे सामने रख दिया। बट इफ वी डोंट वांट ऑल, हमको नहीं चाहिए सबके सब, हमको लेट से चाहिए सिर्फ 2, टॉप 2 चाहिए, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो कोई नहीं भैया, यहां पे जब आप सिमिलैरिटी सर्च और ये क्वेरी दे देते हो, तो यहां पे कॉमा डाल के जो है k इक्वल टू लेट से 2 ये भी मेंशन कर दो। जस्ट पुट k इक्वल टू 2। आपको यहां पे जैसे ही आप रन करोगे, यू विल गेट ओनली द टॉप 2, सिर्फ आपको टॉप 2 मिलेंगे और कुछ नहीं। उससे ज्यादा आपको यहाँ पे कोई जो 3 या 4th रैंक पे कौन है उससे कोई लेना देना वैसे भी अपने को नहीं था, तो अपन ने भैया k इक्वल टू 2 देके वो मेंशन भी कर दिया। तो जैसे हमारे टॉप 2 डॉक्यूमेंट्स, टॉप 2 रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन क्या स्कोर रहा है इनका, क्या सिमिलैरिटी स्कोर रहा है, अगर ये आपको पता करना है तो थोड़ा सा इस मेथड के अंदर आपको फेरबदल करना पड़ेगा। सिमिलैरिटी सर्च तो आपने कर लिया, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रैंकिंग के हिसाब से आपने सामने रख दिए, लेकिन अब मुझे देखना है कि हर एक का स्कोर क्या है। तो इसमें आपको सिमिलैरिटी सर्च विथ स्कोर ये मेथड करना पड़ेगा। k इक्वल टू 2 ही रखते हैं, क्वेश्चन भी क्वेरी भी यही रखते हैं, बस यहां पे रिजल्ट में डॉग के साथ साथ मुझे स्कोर जो मिलने वाला है वो भी फेच करना है, और वो फेच करके मुझे हर रिस्पेक्टिवली डॉक्यूमेंट के लिए जो है यहां प्रिंट करना है हर लूप के अंदर। तो चलिए ये भी प्रबंध कर देते हैं, और ये हो गया। ये देखिए, अब यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी यहां स्कोर कम है, यहां ज्यादा है, तो लैंग ग्राफ ज्यादा रिलेटेड है क्या? नहीं जी, ये मामला उल्टा है। देखिए स्कोर कम होना मतलब ज्यादा सिमिलर है। इट्स काइंड ऑफ, आप इसको डिस्टेंस की तरह अगर सिंपल भाषा में अगर एकदम दिमाग में बिठाना चाहते हो तो ऐसा सोचो कि यार अगर ये वैल्यू लेस है ना, मतलब ये ज्यादा रिलेवेंट है, मतलब ये ज्यादा सिमिलर है टू द रिस्पेक्टिवली क्वेरी दैट इज बीइंग आस्क्ड। और यहां पे देखिए ये थोड़ी सी बढ़ गई है। यही अगर आप बाकियों की तुलना में देखोगे, लेट्स से अगर मैं इसको अभी k इक्वल टू 3 कर देता हूं, तो देखिए अभी ये मामला अब आपके सामने, अब तो क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सबसे कम, ये थोड़ा ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा। तो अब जैसे जैसे आपका ये स्कोर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो डिसिमिलैरिटी जो है क्वेरी के साथ आपके वेक्टर की वो बढ़ती जाएगी, और इस वजह से वो रैंकिंग भी स्कोर के बेसिस पे डिसाइड हुआ है फ्रॉम लो टू हाई। दिस इज द क्रोनोलॉजी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब हमारा एजेंट जो उसका दिमाग यानी एलएलएम किस प्रकार से इस्तेमाल करता है वो तो सिंपल था, वो हमने देखा भी है, लेकिन अब थोड़ी जटिल बात करते हैं, हम अपने टूल्स के बारे में समझते हैं। और अगर उसे इस्तेमाल करना है तो जी टूल्स को कॉल तो करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से ये कॉलिंग होती है, किस प्रकार से उसकी मदद ली जाती है, और क्या रिजल्ट आपके सामने आता है, वो सब प्रैक्टिकली आपके समक्ष में अभी रखने वाला हूं। तो टूल कॉलिंग का कार्यक्रम शुरू करना, और कॉलिंग करने के लिए भैया इंपोर्ट कर लेते हैं रिक्वेस्ट को, क्योंकि देखो यार अगर आपको वेबसाइट को कॉल लगाना है तो वो रिक्वेस्ट के थ्रू ही लगेगा, पाइथन नहीं लगा सकता अपने आप में, ऐसा उसके पास कुछ नहीं है। रिक्वेस्ट है जो कि वो कर सकता है, कॉल लगा सकता है आपके वेबसाइट यानी कि विकिपीडिया की अभी हम मदद लेने वाले हैं, जो हमने ऊपर मेंशन किया था ना वीडियो की शुरुआत में पिप इंस्टॉल में, तो अभी उसकी मदद हम लोग लेने वाले हैं। और यहां पे यूआरएल लिब पार्स, ये इसीलिए क्योंकि आपका जो यूआरएल है वो सेफ रहे, जो भी रिस्पेक्टिवली यूआरएल के मापदंड है उसमें वो बैठ जाए, पार्स करते वक्त कोई दिक्कत ना आए। वो आगे हम लोग देखें किस प्रकार से वो मदद करता है, क्योंकि यार देखो कई बार ना आपके कुछ सेंटेंसेस में ना स्पेसेस होते हैं, है ना, शब्दों में स्पेसेस होते हैं, लेकिन यूआरएल में नहीं होते। तो अगर आप उसे एज ए यूआरएल में एम्बेड करके भेजना चाहते हो तो उसे फिलअप करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, टू मेक द यूआरएल सेफ एंड गिव द रिक्वेस्ट टू द वेबसाइट। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे इस लाइन ऑफ कोड में जो आपको समझनी है, हेडर भी भेजने वाले हैं। जनरली जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो भैया टूल कॉलिंग करते हैं, वो इस वाक्य की अहमियत समझते हैं। यूजर एजेंट हेडर अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो आपके जनरली जो वेबसाइट कॉल्स हैं, स्पेसिफिकली विकिपीडिया जो कॉल्स रहते हैं, वो एक तरीके से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, वो अप्रूव नहीं होते हैं, और आपको कोई कंटेंट इन रिटर्न उस टूल से नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपको एक काइंड ऑफ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जब किसी को कॉल करते हो तो कैसे बोलते हो, हेलो मेरा नाम ये है, मेरे को ये चाहिए। सही बात है कि नहीं, है कि नहीं? काम पे आने से पहले अपना नाम बताते हो ना। तो यहां पे भी अपन बोल रहे हैं कि देखो मैं एक यूजर एजेंट हूं, यूजर की तरफ से काम कर रहा हूं,
एजेंटिक एआई क्रैश कोर्स 1 लर्निंग के पर्पज से भैया यहां पे आया हूं, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो काइंड ऑफ ये अगर आप भेजोगे तो आपकी रिक्वेस्ट जो है अप्रूव हो सकती है। उसके बाद भैया अपन ने क्या किया, एक अपना नॉर्मल सर्च वेब का यूजर फंक्शन है, उसे अपन एक टॉपिक भेजेंगे, उसका जो टाइटल डिस्क्रिप्शन समरी है वो अपने को रिटर्न करने वाला है। कौन भैया? विकिपीडिया की मदद से। यस एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी मीन। इसमें एलएलएम कहीं भी नहीं है, एलएलएम वाला पार्ट हम देख चुके हैं और कुछ हद तक आगे देखने भी वाला है, लेकिन यहां पे स्ट्रिक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन एलएलएम थिंग, काइंड ऑफ अ विकिपीडिया टूल। अब देखिए रिक्वेस्ट भेजने के लिए यानी कि कॉल लगाने के लिए रिक्वेस्ट गेट, और यहां पे हम अपना विकिपीडिया एपीआई मेंशन कर देंगे। ये स्टैंडर्ड यूआरएल है जो आपको मेंशन करनी है अगर आपको विकिपीडिया को कॉल लगाना है, वेबसाइट को कॉल रीच आउट करना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ पैरामीटर्स भी हम मेंशन करते हैं उस कॉल के साथ कि हम लोगों को एक्शन क्या करना है, ओपन सर्च परफॉर्म करो भैया विकिपीडिया के ऊपर, जो टॉपिक हम देने वाले हैं एग्जैक्टली उसी को सर्च करना है, लिमिट करना है 1, यानी कि मुझे सिर्फ आपसे एक ही रिजल्ट की रिटर्न होने की अपेक्षा है इन द जेएसएन फॉर्मेट, सिंपल एज दैट। और ऑब्वियसली बात है हेडर्स में ये जो हेडर हमने डिफाइन किया था वो भेज देते हैं। और टाइम आउट 10, मतलब भैया अगर 10 सेकंड के ऊपर लेट से अपना कार्यक्रम कुछ रिटर्न नहीं कर पाता, रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो अपन ये कहेंगे टाइम आउट एरर समथिंग लाइक दैट विल बी शोन। ठीक है, तो ये चीज भैया हम लोगों ने आर नाम से रिक्वेस्ट जो है रेज कर दी है। और जैसे ही वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हमारे पास आता है तो वो रिस्पॉन्स ना बेसिकली 2-3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। ये आप देख रहे हैं 1, ये 2, आप ये देख पा रहे हैं। बेसिकली ये 1 और 2 का कार्यक्रम ऐसा है कि आपके जेसन फॉर्मेट में जो आपका रिस्पॉन्स आया, जो कि हमने खुद ही मांगा था काइंड ऑफ, तो उसके जो इंडेक्स 1 है, काइंड ऑफ पोजीशन 1 है, उसमें आपका मेन टाइटल होता है जो कि इनिशियली हमको चाहिए। सेकंड पे हमारा डिस्क्रिप्शन होता है, ओके। थर्ड पे अगर हुए लिंक्स तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं भी हो सकते हैं। और 0 पे हमारा जो टॉपिक हमने भेजा था एग्जैक्टली वही नेम आपको मिल जाता है। तो हमें यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग वो फेच कर लेते हैं और उसे यहाँ पे प्रिंट भी कर देते हैं। मान लीजिए अगर टाइटल नहीं आ पाया, इफ आवर कॉल वॉज फेल्ड, कॉल लग ही नहीं पाया, तो वो टाइटल कोई देगा ही नहीं, आ ही नहीं पाएगा। तो अगर भैया टाइटल नहीं है तो नो रिजल्ट फाउंड सीधा बोल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक और कॉल करना है रिगार्डिंग द समरी ऑफ दैट रिस्पेक्टिवली टाइटल दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द विकिपीडिया। तो हमने एक और रिक्वेस्ट गेट किया जिसमें विकिपीडिया का पेज समरी यूआरएल हमने दिया है, लेकिन हमारा टाइटल क्या है? हमारा टाइटल वो है जो हमने यहां पे कैप्चर किया है। तो वही चीज मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है कि भैया जो मेरा टाइटल है उसी के रिगार्डिंग यहां यूआरएल libparse.quote मेंशन कर दिया गया है। इसका क्या तात्पर्य निकलता है? जब आप लिखते हो आर्टिफिशियल स्पेस इंटेलिजेंस, अगर ये मेरा मान लीजिए टाइटल है आर्टिफिशियल स्पेस इंटेलिजेंस, तो स्पेस है ना बीच में, यूआरएल में स्पेस थोड़ी ना होता भैया। इतना तो भैया बेसिक कॉमन सेंस हम सबको पता है कि यूआरएल में स्पेस नहीं होता। तो वहां पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर आंकड़े भर देंगे ताकि वो पूरा फिल्ड अप लगे, एक प्रॉपर तरीके सलीके के साथ, एकदम रैंडमनेस के साथ नहीं। ठीक है, तो ये आपका एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट हो गया समरी के लिए फॉर दैट रिस्पेक्टिव टॉपिक और टाइटल वी हैव। बाकी हेडर और टाइम आउट तो उसी तरीके से जाएगा। और जैसे ही आपको रिस्पेक्टिवली रिस्पॉन्स मिलता है आपके R2 के अंदर जेसन फॉर्मेट में, आप उसका समरी एक्सट्रैक्ट करते हो। अगर नहीं मिला है, नो समरी अवेलेबल, अपन रिटर्न कर देते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है जी, हम जो भेजने वाले हैं सर्च वेब मेथड को, एजेंटिक एआई ऑब्वियसली। चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं इसका क्या कार्यक्रम है। ये देखिए, ये देखिए, अब आप देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने सबसे पहले टाइटल मांगा था वो देखिए टाइटल यहां पे प्रिंट हो गया है। द टाइटल हैज बीन प्रिंट अप हियर, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन हमें अवेलेबल नहीं हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन एक्चुअली सेकंड में होता है। जैसे मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन होता है, लिंक होता है ना, आपका 2 में डिस्क्रिप्शन, 3 में लिंक्स होते हैं। अगर नहीं अवेलेबल है तो वो कुछ नहीं भेजता है, लेकिन अगर अवेलेबल है तो वो भेज देता है। तो अभी इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं मिला है, लिंक्स भी नहीं होंगे, पॉसिबली ऐसा हो सकता है। अगर हम लोग चेकआउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेट मी जस्ट डू अ क्विक चेक, है कि नहीं, कर ही लेते हैं भैया। इसी को तो जी सीखना समझना कहेंगे हम। चलिए लिंक्स देखते हैं कि आया है कि नहीं। इसका नाम ले लेते हैं, लेट्स से चलो, ओके, दिस वन आई विल जस्ट टेक द कॉपी इट एंड जस्ट पेस्ट इट बिलो, एंड उसमें ये लिंक्स वाला पार्ट जो है वो भी डाल देंगे। देखते हैं कि हमें ये मिल रहा है या फिर ये भी एम्प्टी। और मेन अपने को टाइटल से वैसे भी काम था, बाकी हम लोग समरी तो उसकी टाइटल के हिसाब से निकालने ही वाले थे। तो यहां पे देखिए, हाँ, एक बार समरी पहले देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं लिंक्स है या नहीं। दैट्स नॉट अ बिग मैटर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एजेंट्स आर क्लास ऑफ, मतलब दिया है भाई उसने, समरी अपने को प्रॉपरली प्रोवाइड किया है, इसमें कोई दिक्कत दुविधा नहीं है। एक बार देख लेते हैं लिंक्स का। हाँ, लिंक है भैया, देखो मैंने बोला था कि नहीं। इसने प्रॉपर अपने को लिंक भी दी कि इसी पेज पर से जो है आपका टाइटल यहां पर रखा गया है और आपकी समरी जो है पेश की गई है। तो इट इज ऑल द डिटेल्ड फॉर्मेट दैट यू कैन सी, ओके।
उसके बाद एक और टूल का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें वेदर के बारे में बताएगा। इट विल टेल अस अबाउट द वेदर। देखिए यहां पे आपको टेम्परेचर और विंड स्पीड, अभी ये जो कोऑर्डिनेट्स मैंने दिए हैं वो अराउंड पुणे लोकेशन के हैं। पुणे जो अपना लोकेटेड कोऑर्डिनेट्स जिसे हम लोग लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड कहते हैं वो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सली मेंशन कर दिए हैं। तो ये बहुत जरूरी है यार, क्योंकि यार देखो ऐसी वो चीजें हैं जो कि एलएलएम के पास ज्ञान नहीं है इन चीजों का। एलएलएम ट्रेन हुआ था, ठीक है भैया, बहुत टाइम पहले ट्रेन हुआ था, बहुत सारे डेटा पे ट्रेन हुआ था, लेकिन भाई वो इतना भी इंटेलिजेंट नहीं है कि उसको पता हो कि आज इस इलाके में क्या मौसम होगा, क्या टेम्परेचर होगा। नहीं पता है, इतना बुद्धिमान नहीं है वो। तो इसीलिए वो हेल्प आउट करने के लिए तो हम लोग टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। टूल का इस्तेमाल ही इसीलिए किया जा रहा है। तो ये चीजें आपको समझनी है। इसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, कोई नहीं जी, रिक्वेस्ट ये तो रहेगा है, कॉल लगाना है, कॉल लगाना है तो भैया ये तो रहेगा, एपीआई कॉल करना है तो ये तो रहेगा है। तो अपने पास एपीआई ओपन मेट्रो का अपन इस्तेमाल करने वाले हैं। कोई नहीं, इसमें एपीआई की वगैरह कोई जरूरत नहीं लगती है, ये बिल्कुल ही फ्री है। इसमें बस आपको जो यूआरएल आप मेंशन करोगे, स्टैंडर्ड यूआरएल मेंशन कर देना। इसमें लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वैल्यूज आप मेंशन कर देना, जो कि देखिए यहाँ पे मैंने कॉल करते वक्त मेंशन किए। देखिए लैटिट्यूड वैल्यू, लॉन्जिट्यूड वैल्यू ये आपको देना जरूरी है, नहीं तो वो किस लोकेशन का आपको रिस्पेक्टिवली टेम्परेचर और विंड स्पीड देगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है क्या वैल्यूज आनी चाहिए, आप क्या डिमांड कर रहे हो, जो बड़ी बेसिक सी चीज है, टेम्परेचर और विंड स्पीड। अब इसमें 2m 10m वाला जो फंडा है ये फैंसीनेस के लिए नहीं लगाया हुआ है, ये आपका एक्चुअली पैरामीटर नाम है जो कि हमने ऑफिशियली यहां पे लिखा है। अगर आप ये 2m 10m अगर हटाने की कोशिश करते हो तो यू विल विटनेस डेफिनेटली एरर। जिस प्रकार से अगर हमने यहां पे जैसे पहले ये जो हेडर वाली बात आप देख रहे हैं, हेडर ये अगर आप निकाल दो ना तो आपकी जैसे कि रिस्पेक्टिवली जो कॉल आप कर रहे हो ना वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसको आगे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक वैसे भैया अगर आप यहां पे ये ऑफिशियल जो प्रॉपर नेमिंग है अगर वो नेमिंग इस्तेमाल नहीं करते तो एरर का सामना जी करना पड़ेगा। तो अब होगा क्या, जो भी हमारे पास रिस्पेक्टिवली काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आने वाला है इन जेसन फॉर्मेट ही होगा। तो करंट के अंदर काइंड ऑफ आप ऐसे समझो एक करंट एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर आपके पास दो फाइल्स होंगे, एक टेम्परेचर की और विंड स्पीड की, जिसके अंदर आपका टेम्परेचर विंड स्पीड एट दैट पर्टिकुलर जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है उसमें मेंशन्ड होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो रिक्वेस्ट हमें भेजनी है गेट यूआरएल, ये पूरा का पूरा यूआरएल मैंने भेज दिया विद द पैरामीटर्स, और साथ ही साथ भैया टाइम आउट भी मैंने सेट कर दिया है और रिस्पांस यहां पे आ गया। रिस्पांस ऑब्वियसली जेसन फॉर्मेट में वो मैंने यहां पे डेटा में कैप्चर कर लिया। अब जैसे मैंने कहा था मेरे डेटा में जो करंट नाम का फोल्डर है उसके अंदर टेम्परेचर आया है वो मुझे इस वेरिएबल में कैप्चर करना है। मेरे डेटा में करंट फोल्डर में जो विंड स्पीड आया है, जो वहां से रिस्पांस आया है वो मुझे विंड वेरिएबल में कैप्चर करना है और सिंपली हम उसे रिटर्न कर देंगे, यानी कि डिस्प्ले में दिखा देंगे कि देखो जी आपका टेम्परेचर जो है वो, अरे अच्छा यार पुणे में टेम्परेचर सही है बढ़िया यार, इसीलिए इतनी गर्मी नहीं हो रही यहाँ पे गर्मी की सीजन में भी 35.9 डिग्री सेल्सियस, और विंड स्पीड भी ठीक है बढ़िया ही है, हवा का झोंका भी सही है 13.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये काइंड ऑफ ऐसे कुछ आंकड़े हैं जो कि आपके एलएलएम को सपोर्ट करते हैं इन मेकिंग सम डिसीजंस, इन मेकिंग सम कंक्लूजन्स, है कि नहीं। क्योंकि ये डेटा के ऊपर तो भैया वो ट्रेन नहीं हुआ, क्योंकि ये अभी अभी हुआ है, ये अभी अभी रिसेंट में चल रहा है। आप बात समझ रहे हो या नहीं, दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द कोर कॉज कि भैया tools give you the strength when it is combined with LLM, and that's what make the respectively agents so smart, okay, and goal driven obviously। उसके बाद भैया हम लोग जैसे रिएक्ट लूप की तो हमने काफी चर्चा की थी, उसके बाद मल्टी एजेंट सिस्टम का भी फंडा हमें देखना। पहले रिएक्ट लूप वाला जो फंडा है वो देख लेते हैं, उसे कैप्चर कर लेते हैं। रीजन, एक्ट, ऑब्जर्व, रिएक्ट, है कि नहीं। रिएक्ट हम लोगों ने कई बार इसे देखा था कि यार अपने को जो है आंसर फाइनली टारगेट मिला होगा तो सब कुछ सही है, नहीं तो फिर वो रिएक्ट वाला लूप जो है वो चलता है ना। अब यहां पे रिएक्ट लूप को इंप्लीमेंट करने के लिए एक सिंपल सा गोल सामने रख दिया है, जैसे कि एक एजेंट कैसे काम करेगा, रीजन करेगा, एक्ट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, रिएक्ट करेगा, ये सारी जो चीजें करता है एक एजेंट, उसी को सिमुलेट यहां पे इस कोड के थ्रू, एक सिंपल स्निपेट के थ्रू यहां पे किया जा रहा है कि भाई साहब गोल दिया गया कि व्हाट्स द एज ऑफ नरेंद्र मोदी इन 2026, बताओ भैया, है कि नहीं। तो अब इसके लिए वो क्या प्लान करता है, क्या सोचता है, क्या एक्ट करता है, क्या कैलकुलेट करता है, ये सारे तिकड़म भैया आपके सामने मैं रखने वाला हूं। तो सबसे पहले चलिए रीजन से बात करते हैं, है ना, रीजन से शुरुआत करते हैं कि क्या सोच रहा है भाई तू। इसके लिए हम लोग अपना जो क्लाइंट यानी कि हमारा जो ग्रुप एपीआई का मॉडल, जो लामा मॉडल हम यूज कर रहे हैं वही हमारा क्लाइंट है, उसको इन्वोक किया है मैंने, उससे पूछा है एज ए यूजर रोल में उसको कंटेंट दे रहा हूं, आई नीड टू आंसर दिस रिस्पेक्टिव क्वेश्चन, द कंटेंट, द गोल, व्हाट्स द एज ऑफ नरेंद्र मोदी इन 2026, मेरे को इसका जवाब देना है इन वन सेंटेंस, व्हाट्स माय प्लान। चल बता, सोच क्या रहा है तू, बता, मेरा ये रिस्पेक्टिवली गोल है, इसको अचीव करने के लिए तेरा क्या प्लान होगा वो मुझे बता, और उसका एग्जैक्टली कंटेंट फेच करके जो है मैं यहां पे आपके सामने उसका थॉट कंप्लीटली रख दूंगा। ठीक है जी।
एक बार थॉट आ गया तो उसके बाद थोड़ा सा उसके ऊपर एक्ट करते हैं, कुछ टर्म्स को सर्च करते हैं, जैसे कि इससे पहले भी हमने सर्च किया है ना, हमने एजेंटी किया है, सर्च किया। अभी चलिए हम लोग जो है रिस्पेक्टिवली नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कुछ सर्च करके देखेंगे। तो उसके लिए क्लाइंट इन्वोक वाला फंडा जो है हम लगाने वाले हैं और यहां रोल यूजर दे देंगे। फॉर द गोल ऑफ दिस क्वेश्चन टू आंसर गिव मी वन विकिपीडिया सर्च टर्म, पहले उससे सर्च टर्म भैया पूछेंगे, रिप्लाई मी विथ जस्ट वन टर्म, तो वो टर्म मुझे रिटर्न देगा। वो क्या करेगा, वो रिस्पेक्टिवली टर्म रिटर्न करेगा कि हां अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए और आप विकिपीडिया से भैया पूछना चाहते हैं, मदद लेना चाहते हैं उस टूल की, जैसे कि हमने टूल कॉलिंग किया था, अगर उस तरीके से आप करना चाहते हैं तो यार मैं आपको लेट से ये नरेंद्र मोदी ये टर्म देता हूं, इसको ढूंढिए, आपको उत्तर मिलने की अपेक्षा होगी, यू कैन गेट द आंसर। तो बोलता है ठीक है, तो आपको यहां पे वो कंटेंट एक्चुअल जो बेसिक टेक्स्ट है, जो एक्चुअल टाइटल है वो आपको दे देगा। तो दिस होल काइंड ऑफ अ थिंग कि विकिपीडिया टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे टूल कॉलिंग किया जा रहा है, ये पूरा एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि भैया सर्च किया जा रहा है वेब को इस सर्च टर्म के लिए। अब एक्चुअल में एक्शन करने की बारी आई ना, तो सर्च वेब, वो जो ऊपर मेथड डिफाइन किया था जिससे पहले एजेंटी किया है, ये टर्म हमने पास किया था, अब मैं इसे ये सर्च टर्म भेजूंगा जो कि मुझे एलएलएम ने एक टर्म भेजा था फॉर आंसरिंग दिस रिस्पेक्टिवली गोल और क्वेश्चन प्रिसाइजली, और मुझे वो रिजल्ट में मिल जाएगा, जो टाइटल है वो भैया रिजल्ट में मुझे रिटर्न मिल जाएगा। और मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा उन चीजों को, वॉट एवर आई हैव गॉट एज अ रिटर्न ओके फ्रॉम द रिस्पेक्टिवली विकिपीडिया टूल, उसको मैं यहां पे ऑब्जर्व करूंगा। मैंने उसकी लिमिट 300 की रख दी है, बहुत ज्यादा एक्सटेंड भी करने में कोई मतलब नहीं है, वैसे आप हटा भी सकते हो लिमिट, आप डायरेक्टली पूरा का पूरा रिजल्ट भी डिस्प्ले कर सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस। डॉट 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 भी यहां पे लगा दिया कि हाँ जस्ट टू शो कि ये इनकम्प्लीट नहीं है, इसमें कंटिन्यूएशन है। एंड एक बार ये चीज हो गया, उसने ऑब्जर्व कर लिया क्या है क्या नहीं, उसके बाद फाइनली एक रिएक्ट करना है। क्या करना है जी, अब हम लोगों को हमारे एलएलएम को कॉल करके रोल यूजर के हिसाब से बोलना है कि ये गोल है, दिस इज वॉट आई हैव फाउंड एज अ रिजल्ट, नाउ आंसर द गोल। तो अब वो वापस एनेक्ट करेगा, एलएलएम की मदद लेगा। आप बात समझ पा रहे हो? तो उसने क्या किया, सिंपल सी भाषा में, यहां सबसे पहले उसने प्लान सोचा कि भैया क्या चीज करनी चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस रहनी चाहिए। यहां पे काइंड ऑफ उसने आपका जो टूल है टूल कॉलिंग विकिपीडिया का इस्तेमाल किया, यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन उसे प्राप्त हुई, और अब फाइनली वो जो एक लास्ट एक्शन बोलते हैं ना, क्लाइमैक्स एक्शन, वो करने को बोल रहा है कि ये गोल है भाई साहब, और ये मुझे उस गोल के रिलेटेड कुछ कंटेंट मिला है, अब मुझे इसके हिसाब से अपना आंसर चाहिए, फाइनल आंसर चाहिए, वो कंटेंट मेरे को पेश कर दे। और वो पेश करता है, और जैसे मैं ये रन करता हूं आपके सामने देखिए ये सारा सिस्टम, देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए सारा सिस्टम, ये थॉट प्रोसेस था टू फाइंड द नरेंद्र मोदी विल कैलकुलेट हिज एज बाय 2026 सब्ट्रैक्टिंग। तो उसने पूरा प्लान बनाया कि पहले भैया उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फाइंड करना है कि नहीं, फिर उसके बाद अभी 2026 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सारी चीजें उसने प्लानिंग किया, ये सोचा, लेकिन सिर्फ सोचता तो होता क्या, नहीं, उसने भैया फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी कॉल भी किया। ये लिंक भी है, डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है तो ये लिंक भी आया, उसने ऑब्जर्व किया कि ये पूरा का पूरा कंटेंट था। अब वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन मैंने बोला था डॉट 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 लगाया तो शॉर्ट में, नहीं तो यार अपना आउटपुट बहुत लेंदी हो जाता, ठीक है। तो वो जो भी कंटेंट मुझे मिला वो आपके सामने आ गए जी। अभी अपन अपने फाइनल क्लाइमैक्स पे, फाइनल क्लाइमैक्स एक्शन, फाइनल आंसर टू फाइंड नरेंद्र मोदीज एज इन 2026 वी नीड टू नो हिज बर्थ डेट। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो टूल का इस्तेमाल करवाया था भाई। लेकिन एक मिनट, ये क्या कर रहा है तू, अनफॉर्चुनेटली बोल दिया तूने, क्या हो गया, द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन डज नॉट अच्छा ये रहा, मेंशन हिज बर्थ डेट, हाउएवर आई कैन सजेस्ट अ पॉसिबल सॉल्यूशन। भाई उसने सीधा डेट सामने रख दिया, मतलब ये क्या हुआ ये क्या हुआ यार, तू खुद कबूल कर रहा है, तू खुद एग्री कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली बोल रहा है कि यार जो आपका टूल का रिजल्ट था मैंने उसको ढंग से ये पूरे रिजल्ट को ऑब्जर्व किया, इसमें कहीं भी डेट ऑफ बर्थ का कोई जिक्र नहीं मिला, ये तू खुद कबूल कर रहा, और उसके बाद तूने सीधा जो है डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने रख दी। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ट्रेनिंग है। आपका जो रिस्पेक्टिवली एलएलएम मॉडल है वो ह्यूज ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा पे जो ट्रेन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का भी जिक्र होगा, क्योंकि वो कोई आम आदमी तो है नहीं भैया, है वो तो फेमस पर्सनालिटी है, ऑल ओवर द ग्लोब सब उनको जानते हैं, पीएम ऑफ इंडिया है, तो डेफिनेटली उनके बारे में भी कुछ जानकारी, और ऐसी बेसिक जानकारी तो डेफिनेटली थ्रू आउट द ट्रेनिंग गई होगी, इसीलिए ये आंकड़ा सामने आया है। तो क्या ये सही अप्रोच है? इज इट राइट कि मतलब यार अगर मान लीजिए आपको जो रिटर्न टूल रिजल्ट है अगर उसमें आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो हम लोग एलएलएम की ट्रेनिंग की जो इंफॉर्मेशन है वही यूज कर लेंगे कुछ सिचुएशंस में, जैसे कि अभी जो आप देख रहे हो इस सिचुएशन में इट कुड वर्क बिकॉज इट इज वेरी जेनरिक, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में ठीक है, फिर भी डुएबल लगती है चीजें, बट मेनी ऑफ द सिचुएशंस इट इज नॉट गुड।
क्योंकि फिर भैया हम लोग टूल यूज ही किसके लिए कर रहे हैं, फिर ये भी तो समझिए, ये भी तो सोचिए। अभी जो रिस्पेक्टिवली लेट से नई बीमारी आई है, अभी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, विक्टिम सामने है, और हमें उसके लिए कुछ मेडिकेशंस जो है वो सोचने हैं, और वो मेडिकेशंस का पूरा एक लाइब्रेरी एक तरीके से, या पूरी इंफॉर्मेशन जो है एक वेबसाइट पे पड़ी हुई है, उस वेबसाइट को एपीआई कॉल करता हूं डेटा सेंड करने के लिए। अब वो जो डेटा मुझे सेंड कर रहा है, उस डेटा के बेसिस पे एलएलएम बोल देता है अनफॉर्चुनेटली, ऐसा यही रिप्लाई दे देता है। बताओ, यही रिप्लाई दे देता है कि भैया मैं उसमें कोई ऐसी चीज अब्सॉर्ब करके भैया आंसर फाइनल नहीं दे सकता आपको, ये उसने बोल दिया, कोई मेडिकेशन सामने नहीं रख पाया। लेकिन फिर वो बोलता है आई विल सजेस्ट अ पॉसिबल सॉल्यूशन, मतलब मैं अपने खुद के ट्रेनिंग के बेसिस पे तुमको कुछ ऐसे मेडिकेशन सजेस्ट करूंगा जो कि तुम यूज कर सकते हो अपने उस विक्टिम के ऊपर। ये कहां तक सही है? अरे भैया तेरा रिस्पेक्टिवली कट ऑफ टाइम पहले ही आ चुका था। एलएलएम का एक कट ऑफ टाइम होता है कि भैया वो रियलिटी से, दुनिया से कट ऑफ हो गया, 1 साल 2 साल का ड्यूरेशन है कि भैया ट्रेनिंग तेरा 1-2 साल पहले का हुआ है, तेरे को अभी रिसेंट में लेटेस्ट में आई हुई बीमारी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो तू कैसे मेडिकेशन सजेस्ट कर रहा है? होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ये चीज समझनी, तो ये तो भैया आपके विक्टिम के लिए बहुत जानलेवा साबित हो सकता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स उसके हो सकते हैं, या फिर शायद वो ट्रीट ही ना हो पाए उस टाइम पे, बस आप गलत मेडिकेशन देते रह जाओ। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है जहां पे टूल की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि हमने वो वेदर टूल वाला फंडा देखा था, तो वहां पे आपका जो विंड स्पीड, जो टेम्परेचर, वो तो रियल टाइम में भैया कैप्चर करके आपके सामने रखा गया था ना, उसके ऊपर तो आपका रिस्पेक्टिवली मॉडल ट्रेन नहीं हुआ, तो उस केस में कैसे करोगे? इन दैट सिचुएशन हाउ यू विल डू इट, ये बात समझनी है। तो वहां पे टूल्स का रिस्पेक्टिवली रिजल्ट का इस्तेमाल होना चाहिए और उसी के बेसिस पर रिजल्ट आना चाहिए। दैट इज द एक्चुअल आइडियलाइज्ड इंटीग्रेटेड पाइपलाइन जो अपने को इंप्लीमेंट करनी है, जो यहां पे भैया इन जनरल तो काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों को यार थोड़ा सा डिग इन करना पड़ेगा। सबसे मेन रीजन ये हो सकता है कि जो भी इंफॉर्मेशन ढूंढी गई है शायद वो टाइटल सही ना हो, या फिर अगर टाइटल सही है तो रिस्पेक्टिवली जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है उसमें जो क्रूशियलिटी हमें चाहिए कि भैया डेट ऑफ बर्थ पे फोकस चाहिए, वो नहीं मिला है, क्योंकि लेट से हमने टेक्स्ट ज्यादा नहीं लिया है, हमको थोड़ा इंट्रो टेक्स्ट ज्यादा चाहिए होगा, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? तो अब उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा, करेंगे। वी विल डिग इनटू डिटेल ऑफ दिस, डोंट वरी। बट फिर भी अगर इसके बेसिस पे देखा जाए तो इसने क्या उत्तर दिया, देखो जरा गौर से। लेट्स कैलकुलेट, ओके, तो उसने जो है 1950 2026 का डिफरेंस निकाल दिया और उसमें एक ऐड करके 77 ईयर्स कर दिया। तो वो बोल रहा है अच्छा, तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है इसमें भी एक प्रॉब्लम है। एक्चुअल में उनकी एज अभी सितंबर का अगर महीना पकड़ा जाए तो 76 ईयर्स के वो होंगे। अगर बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन बिना ये सब्ट्रैक्शन वगैरह दिमाग लगाए भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 77 ये इस पर्सपेक्टिव से बोल रहा है कि जैसे हम कहते हैं ना कि यार अभी 17 सितंबर के बाद आप 77 आपका शुरू हो जाएगा, 77 ईयर्स का जो रिस्पेक्टिवली आपका पीरियड है वो शुरू हो जाएगा। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो यहां पे मेंशन कर रहा है, बट स्टिल इट शुड हैव बीन 76 ईयर्स, बराबर है। तो चलिए अब इसमें यार बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं, इनको भैया पूरा तो करना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं? सबसे पहली बात तो यार ये सबसे बड़ा इशू पहले रिजॉल्व करते हैं यार, ये सबसे बड़ा इशू है, रिजॉल्व करते हैं। और ये वाला जो फंडा ये कई बार जो है आपका बेसिक कैलकुलेशंस के टर्म में एलएलएम जो है गलत आंसर देता है, तो कई बार आपको उसे इंस्ट्रक्ट भी करना पड़ सकता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, यही तो अपना काम है इसलिए तो हम ये सीख रहे हैं। सब कुछ अगर एलएलएम के भरोसे छोड़ दोगे तो भैया आपका रिजल्ट का बनता ढार तो लगना ही है, तो आपको ये स्किलफुलनेस होना चाहिए। तो हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, What we are trying to do here is now एक और रिस्पेक्टिवली एडिशनल डेप्थ टूल बना देते हैं, गेट विकी डिटेल्स, यानी कि जो भी रिस्पेक्टिवली इंफॉर्मेशन आपने समरी, यहां पे समरी लाई ना आपने, यू जस्ट प्रेजेंटेड अ समरी, अब उस समरी के अंदर डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम नाम क्या था भैया, एक मिनट इधर 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 आराम से आराम से आराम से, क्या है नाम, क्या है, रिएक्ट लूप। इसमें लूप कहां है लूप कहां है? मैंने क्या बोला था, मैंने वो जब डायग्राम समझा रहा था मैंने क्या बोला था कि भाई अगर ये चीज आइडियल है आंसर देने के लिए, हां है तो रुक जाओ आंसर दे दो, नहीं है वापस पीछे जाओ, वापस कुछ अलग करो, एक्शन करो, वापस पीछे। लूप कितने है भाई, लूप ये तो सिंगल एकदम स्ट्रेट लाइन में कोड चल रहा है, लूप कितने, तो लूप भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमें अभी यार विकिपीडिया की जो इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, वो समरी फॉर्म में अगर आंसर मिल जाता है तो दैट इज गुड, ये टूल 1 यूज करते हैं। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है
तो थोड़ा उसके डिटेल में भी जाते हैं, उसका इंट्रोडक्शन सेशन भी हम लोग मंगवाते हैं, जिसमें ज्यादातर हमें जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है वो मिल सकती है। तो मैंने क्या किया, मैंने वही अपना जो पिछली बार जैसे विकिपीडिया एपीआई रिक्वेस्ट भेजा था वही सेम यहां पे रिक्वेस्ट भी भेज दिया। यहां क्लियर बोला कि क्वेरी एक्शन, मतलब हमें यहां पे क्या करना है, सर्च करना है। क्या सर्च करना है, जो टॉपिक हम देंगे वो सर्च करना है। प्रॉप एक्सट्रैक्ट्स, मतलब यहां पे जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, जो पेज टेक्स्ट होगा, वो आपको यहां पे सामने रखना है। एक्स इंट्रो ट्रू, यस वही मैं ट्रू अपना इंट्रो की बात कर रहा था ना, इंट्रो अपने को मांगता है तो वो रिस्पेक्टिवली पेज टेक्स्ट का इंट्रो हमको चाहिए है। एक्सप्लेन टेक्स्ट ट्रू, यस उसका भी एक्सप्लेनेशन अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और ये सारा जो भी कंटेंट हमें मिलेगा, वो जो भी कंटेंट मिलेगा वो हमें ये एक्सप्लेन टेक्स्ट ट्रू टेक्स्ट में मिलने वाला है। किस में मिलने वाला है, ट्रू टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट में मिलने वाला है, HTML में नहीं मिलने वाला। दैट्स व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। और ये पूरा का पूरा मामला पैक करके एक फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट में हमको दे दो, जो बड़ा नॉर्मल है और इससे पहले भी हमने उसके साथ डील किया है। एंड डेफिनेटली जो हमने ग्रीटिंग हेडर जो दिया था, हेलो जी वगैरह जो बोला था, वो हेडर और टाइम आउट 10 सेकंड का दे दिया है। ठीक है, तो ये सेम चीज जैसे पिछली बार की थी वही की है। रिस्पॉन्स आपको आर में मिल जाएगा। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, जो भी मेरा जेसन रिस्पॉन्स आया है उसका रिस्पेक्टिवली उस क्वेरी की जो पेज का एक्चुअल कंटेंट जो है वो डिक्शनरी फॉर्म में मैं यहां पे कैप्चर कर रहा हूं। जो डिक्शनरी फॉर्म में की वैल्यू पेयर होता है ना, एग्जैक्टली उसी फॉर्म में मैं उसका एक्चुअली टेक्स्ट लेना चाहता हूं। लेकिन की वैल्यू पेयर है, डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, तो यार आपने को सिर्फ वैल्यू चाहिए। की मतलब क्या होता है, पेज आईडी, वो कुछ भी रैंडम नंबर हो सकता है, वी डोंट केयर अबाउट इट। तो अपने को चाहिए उस रिस्पेक्टिवली पेज आईडी का वैल्यू, यानी की का वैल्यू। तो मैं क्या करता हूं, ये जो मेरी डिक्शनरी पेजेस, इसके पेजेस की वैल्यूज मेथड अप्लाई करता हूं। अब ये वैल्यूज मेथड क्या करता है, आपको एग्जैक्टली उसका प्लेन जो टेक्स्ट, एक्चुअल जो टेक्स्ट है, जो कंटेंट है, वो आपको देता है। तो मेरे पास यहां पे कंटेंट आ गया जी, आई गॉट द कंटेंट, मेरे पास कंटेंट आ गया। अब यहां पे अगर एक्चुअल में कुछ कंटेंट आया होगा, देन यू विल सिंपली रिटर्न द 2000। देखिए बहुत सारे रिस्पेक्टिवली कैरेक्टर्स, फर्स्ट 2000 रिटर्न कर देंगे। नहीं मिला होगा तो भैया नो डिटेल्स फाउंड भी आप यहां पे कह सकते, इफ देयर इज नथिंग इन दैट। आप प्रयत्न तो वही करोगे कि यार यहां पे आ जाए, और अगर यहां पे आ गया तो जी बहुत ही बढ़िया, बल्ले बल्ले सब चीज जो है बढ़िया हो जाएगी। एक बार इसे एग्जीक्यूट करते हैं। चलो, एक बार फंक्शन डिफाइन कर दिया, अभी तक इसे यूज नहीं किया, अब कहां यूज करेंगे, लूपिंग कैसा लगाएंगे, वो सारी चीजें अब यहां पे डिटेल में होने वाली है। दिस इज द रियल सिमुलेशन दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर आईज, जो कि भैया रिएक्ट लूप कैसे काम करता है वो बताता है। देखिए क्वेश्चन वही सेम है, व्हाट्स द एज ऑफ नरेंद्र मोदी इन 2026, एग्जैक्टली सेम। ऑब्जर्वेशंस फिलहाल तो हमने कुछ भी नहीं बनाया है, सर्च के अंदर अभी तक कुछ नहीं आया, मतलब जो हमने प्रीवियसली सर्च किए हुए हैं टर्म्स, उनके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो क्या होता पता है, वो रिपीट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सर्च टर्म के लिए अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसे रिपीट मत करो, इसीलिए हम लोग उसे यहां पे स्टोर करके रखने वाले हैं। मैक्सिमम लूप्स कितने ले सकते हो, 3। मैंने यहां पे 3 लिए हैं, आप 5, 10, 15 जितनी बार भी लूप अप करना चाहते हो कर लीजिए। एंड हियर कम्स आवर रिएक्ट लूप, फॉर लूप लगा दिया है, मैक्स लूप 3 तक आपको जाना है। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 और यहां पर रिस्पेक्टिवली मामला रुक जाएगा, यानी कि कुल मिला के 3 बार वो लूप रन करने वाला है। और यहां पे मैं लूप के नंबर दिखाने के लिए, अब ऑब्वियसली हम 0 के साथ शुरू करेंगे तो लूप 0 तो दिखा नहीं सकते, इसीलिए लूप 1 है ना, थोड़ा इंसान के करीब है, लूप 2, लूप 3 है ना, इस तरीके से। सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 0, तो इसीलिए मैंने यहां पे रिस्पेक्टिवली +1 लगा के रख दिया है ताकि हमें वो समझ में आए। हालांकि ये बस जस्ट आर्टिफिशियल पार्ट है, इसे अगर रिमूव भी कर दिया तो भी लॉजिक में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आते हैं मेन पोर्शन पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, रीजनिंग के साथ शुरू करते हैं। इसमें भी लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो प्रॉम्प्ट मेंशन किया गया है, जो इंस्ट्रक्शन मेंशन किया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल यूजर की तरफ से आपका कंटेंट जा रहा है कि देखो यार ये गोल दे दिया है, जो ऊपर ये देखो ये गोल भैया तुमको दे दिया है। इंफॉर्मेशन सो फार, ये ऑब्जर्वेशन है कि अब तक हमको इंफॉर्मेशन ये मिली है, लेकिन अब तक कोई ऑब्जर्वेशन हुआ है क्या, अब तक प्रीवियस कोई ऑब्जर्वेशन मिला है कि नहीं मिला है, तो अभी भी वो एम्प्टी है। तो अब तक कोई इंफॉर्मेशन सो फार हमारे पास नहीं है, ये वो कहने की कोशिश कर रहा है। व्हाट डू आई स्टिल नीड टू फाइंड आउट, ये बता, रीजन कर, सोच, व्हाट डू आई नीड टू स्टिल फाइंड आउट, रिप्लाई इन 1 सेंटेंस। उसका पूरा जो कंटेंट रहेगा, एक्चुअल कंटेंट, वो आपको थॉट में मिल जाएगा और वो आप इसे यहां पे डिस्प्ले करवा दोगे। ठीक है जी, रीजन हो गया। अब एक्ट करते हैं, नाउ इट्स टाइम टू एक्ट अपॉन इट, कि अभी यार टूल की मदद लेके कुछ ढूंढना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या हम जो है उस ढूंढे हुए ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आंसर दे सकते हैं। इसमें भी सेम रोल है कि अपन जो है यूजर रोल दे देंगे, कंटेंट दे देंगे, ये गोल है, इंफॉर्मेशन सो फार, जो भी ऑब्जर्वेशन आया है, अभी तक तो कुछ नहीं आया। ऑलरेडी सर्च टर्म कौन सी है, अभी तक आपने कौन सा सर्च किया है, अभी तक तो भैया हमने कोई सर्च टर्म इसमें डाला नहीं है, क्योंकि वो एम्प्टी, अभी वो होने वाला है, सर्च होने वाला है। गिव 1 विकिपीडिया आर्टिकल नेम, तो यहां पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूंगा इस साइड पे, ताकि आपको सारी डिटेल्स जो है देखने को मिले।
गिव वन विकिपीडिया आर्टिकल नेम, आई हैव नॉट सर्च्ड येट, यस अभी तक हमने ढूंढा नहीं है। रिप्लाई विद जस्ट द नेम, नो कोट्स, यहां पे देखिए क्या क्या चीज बोली जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझ होनी चाहिए। नो कोट्स, नो रिस्पेक्टिवली, एपोस्ट्रॉफीज, यहां पे ये एक्सप्लेनेशन करना इसलिए जरूरी है और साथ ही साथ ये भी प्रोसेसिंग करना इसलिए जरूरी है कि आपके कंटेंट का जो भी रिस्पेक्टिवली ब्लैंक स्पेस लेफ्ट और राइट में होता है उसे स्ट्रिप आउट कर दो। आपका रिस्पेक्टिवली देखिए बीच में डबल कोट मेंशन किया है, डबल कोट्स अगर होंगे स्किप आउट कर दो, स्ट्रिप आउट कर दो। अगर सिंगल कोट होगा स्ट्रिप आउट कर दो, क्योंकि जल्दी देखिए समझना बहुत जरूरी है कि जल्दबाजी में कई बार क्या होता है वो रिस्पेक्टिवली अगर कोट्स आपके रह गए और अगर वही सर्च टर्म आपने अगर कॉल कर दिया एपीआई को, तो कोट्स में नरेंद्र मोदी ये टर्म आपने कभी विकिपीडिया पे मेंशन्ड होते हुए देखिए, ऐसा टाइटल कोट्स में नरेंद्र मोदी, दैट्स नॉट वेरी रेयर, आई मीन इट्स नॉट इवन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी, है कि नहीं। तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा सर्च टर्म अपने को कोट्स में एआई देता है तो वो आगे हम नहीं भेज सकते, और भेज भी दिया तो रिजल्ट में हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए हम लोगों ने बस ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग जो है यहां पे किया हुआ है, खबरदारी जो है बरती हुई है कि इस वजह से, इस छोटी सी चीज वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अच्छा ठीक है, हो गया। रिस्पेक्टिवली देखिए जो भी सर्च टर्म अभी मुझे मिलेगी, वट एवर द सर्च टर्म वुड बी देयर, यहां पे जो मुझे मिलेगी देखिए यहां पे रिस्पॉन्स में मुझे एलएलएम देगा, वो सर्च टर्म मैं आपके रिस्पेक्टिवली यहां पे डिस्प्ले भी करवा दूंगा, जिसके ऊपर अभी एक्शन होना है, जो कि आपके रिस्पेक्टिवली विकिपीडिया एपीआई को जाने वाला है, और साथ ही साथ उस सर्च टर्म को मैं अपेंड भी कर दूंगा अपने लिस्ट के अंदर कि ये हो चुका है, ये रिपीट नहीं करना, ये हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद में ये सर्च वेब, यानी कि जो अपना इनिशियल पहला वाला जो टूल कॉलिंग सर्च वेब था जिसके अंदर अपने को समरी मिल रही थी, वो मैंने कॉल किया और मुझे यहां पे रिजल्ट मिल गया, और उस रिजल्ट को मैंने यहां पे डिस्प्ले करवा दिया पहले 1000 कैरेक्टर, नहीं हाँ यहां पे ऑब्जर्वेशंस के लिए ले लिया मैंने, ऑब्जर्वेशंस, ये देखो ये अपने को ऑब्जर्वेशन भी मेंटेन करते हुए चलना है ना, कि अब तक हमने क्या देखा है वो भी देखना है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ऑब्जर्वेशंस के अंदर पहले 100 कैरेक्टर उसके मैंने पुटअप कर दिए और यहां पे मैंने प्रिंट करवा दिए पहले 500 कैरेक्टर। अब ये आपके ऊपर है, आप कितने करवाना चाहते हो, वो डिटेल्स आप यहां पे मैनिपुलेट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है द फाइनल चेक। अब हमें चेक करना है कि क्या हम आंसर दे सकते हैं इस रिस्पेक्टिवली गिवन जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे। ये हमारा पुराना टूल कॉलिंग जो था, यानी कि टूल 1 कह लीजिए, और ये जो है ये टूल 2 है, काइंड ऑफ इसे आप टूल 2 कंसिडर कर सकते हैं। अभी तो टूल 1 की काम चल रहा है, अगर इसके बेसिस पर रिजल्ट आ गया तो टूल 2 के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग दो टूल्स का इंटीग्रेशन रिएक्ट लूप में कंबाइन करके आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं। गोल ये है, सर्च रिजल्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास है, डू द रिजल्ट कंटेन द स्पेसिफिक बर्थ डेट। आप यहां पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि क्या यहां पे इस रिजल्ट के अंदर जो हमें चाहिए है, जो हमें रिस्पेक्टिवली रिजल्ट प्राप्त करने के लिए चाहिए है, क्या वो इस ऑब्जर्वेशन के अंदर है। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, रिप्लाई विथ यस एंड नो, बस इतना ही मैंने कह दिया है और आपका रिस्पेक्टिवली आंसर यहां पे आ जाएगा। और जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा, अगर वो यस है, अगर आपका कैन आंसर यस है, अगर ये कैन आंसर वेरिएबल के अंदर यस आता है, तो आप ब्रेक करोगे, यानी कि लूप के बाहर निकल जाओगे। You will just break out, you will just come out of the respectively loop। ठीक है जी। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता, जो कि लेट से अपन अपने केस में कंसिडर करके चलते हैं कि ऐसा लेट से नहीं हुआ या ऐसा नहीं होगा लेट से, तो फिर अपने को थोड़ा फॉल बैक करना पड़ेगा, एक डिटेल्ड इंट्रो लेना पड़ेगा, यानी कि टूल 2, यानी कि ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था ना, इसकी मदद लेनी पड़ेगी। अब इसकी मदद लेने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है। पहले तो भैया हम लोग अपने एक्शन जो हम लेने वाले हैं टूल 2 की तरफ हम जो जाने वाले हैं वो डिस्प्ले करवा देंगे, सिंपल प्रिंट, और गेट विकी डिटेल को हम लोग डायरेक्टली अपना वही सेम सर्च टर्म जो पहले काम नहीं कर पाए टूल 1 पे, हमें रिस्पेक्टिवली बर्थ डेट नहीं दे पाया, वो हम लोग यहां पास कर देंगे और हमें यहां पे उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। और वो जो डिटेल्स हैं वो रिस्पेक्टिवली मैं ऑब्जर्वेशन में भी डाल दूंगा और आपके सामने भी दर्शा दूंगा। और अब मैं रिस्पेक्टिवली वापस से सेम चीज जो है चेक करूंगा, और इस बार अगर यस आंसर आ गया आई विल ब्रेक, लेकिन अगर इस बार भी आंसर नहीं आया मैं अगेन लूप में जाऊंगा और वापस से यही सेम प्रक्रिया रिपीट करूंगा। कितनी बार, 3 बार। अगर आपको लग रहा है कि यार और थोड़ा ज्यादा बार होना चाहिए तो 5 करो, फिर 8 करो, फिर 10 करो। इस तरीके से स्लो प्रोग्रेशन में ग्रेजुअली आप जो रिस्पेक्टिवली लूप्स का काउंट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आप मान लीजिए ब्रेक कर देते हो, यस आपको आंसर मिल जाता है, तो रिस्पेक्टिवली आपका फाइनल जो क्लाइंट का रिस्पॉन्स है वो आपके सामने डिस्प्ले कर दिया जाएगा, उसका कंटेंट आपके सामने आएगा। चलिए फिर इसे रन करते हैं। ये लीजिए जी, कर दिया रन, लूप 1 चालू हो गया, थॉट प्रोसेस चालू हो गई है। हमने सर्च जो टर्म है नरेंद्र मोदी यहां पे दे दिए, लिंक आ
गई, ऑब्जर्वेशन आ गया। पहला आंसर था नो, यानी कि जो आपका जो पुराना टूल था उसके थ्रू आपको आंसर नहीं मिला, सो इट वाज अ नो, वी कैन नॉट गेट द आंसर थ्रू दैट। फिर उसके बाद सेम सर्च टर्म मैंने गेट विकी डिटेल्स को दिया और वहां से मुझे, अरे माय गॉड, यस एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांटेड, यहां पे मुझे डिटेल्स मिल चुकी हैं। यहां पे नरेंद्र मोदी जी का जो बर्थ डेट है वो मुझे यहां पे दिख चुका है। एंड कैन वी आंसर इट? यस, उसने ऑब्जर्व किया आपके रिस्पेक्टिवली जो भी डिटेल्स आई थी और उसने बोल दिया यस वी कैन नाउ आंसर इट। और जैसे ही उसने आंसरिंग के लिए लिया तो फाइनली देखिए आपका रिस्पेक्टिवली मामला उसने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। एज पर दिस बर्थ डेट उसने सब्ट्रैक्शन किया, सिंस द बर्थ इज 17 सितंबर वी नीड टू कंसिडर दिस एज that he will be in 2026, taking into account the days in the ईयर एज ऑफ 2026 की हम बात कर रहे हैं। सो फाइनल उसने आंसर दिया कि अभी 76 इनका जो है बर्थडे होने वाला है, तो इन शॉर्ट 76 इयर्स ऑफ ओल्ड इन 2026 वो रहने वाले हैं। तो आंसर भी परफेक्ट आया है, जो रेफरेंस है वो भी आपका डिटेल सही तरीके से कैप्चर हुआ है, वहां पे डिटेल हमें भी दिख रहा है जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इंपॉर्टेंट था। तो ये सारी चीजें हमने किया और जो एक्चुअल लूपिंग स्ट्रक्चर है वो भी हमने देखा किस प्रकार से वो काम कर रहा है। तो ये सारी गतिविधियां रिएक्ट लूप की एक्चुअल एक हैंड्स ऑन एजेंट कैसा होता है वो सारी चीजें आपके समक्ष मैंने रखी। अब आगे बढ़ते हैं, एक एजेंट का तो खेला देख लिया, अब मल्टीपल एजेंट या मल्टी मॉडल वाला फंडा भी है। अब जरा मल्टी एजेंट का फंडा भी देख लेते हैं कि यार ये आखिर चीज क्या है, ये बवाल क्या है, कैसे काम करने वाला है। मल्टी एजेंट सिस्टम का फंडा बड़ा सिंपल होता है कि यार देखिए आप जो है अपना पूरा गोल ऑब्जेक्टिव एक एजेंट के भरोसे पे नहीं छोड़ रहे हो, एक एजेंट के भरोसे पे नहीं छोड़ रहे हो। एक सिंपल सिमुलेशन मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं एज इट्स अ क्रैश कोर्स, तो उसी के स्कोप में रहते हुए मैं आपको मल्टी एजेंट सिस्टम किस तरीके से जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मतलब एक तरीके का डेटा एक्सचेंज करते हैं कि हाँ यार एक एजेंट के भरोसे तो काम नहीं छोड़ना है, तो अपने को बहुत सारे एजेंट लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक एजेंट रिसर्चर होगा, एक एजेंट राइटर होगा, एक एजेंट क्रिटिक होगा, और फिर फाइनली आपको अपना जो फाइनल पॉलिश्ड रिसर्च वर्जन है वो आपको देखने को मिल जाएगा आउटपुट के अंदर। तो यहां काम कैसे चलता है, जैसे मैंने टॉपिक दे दिया एजेंट ही किया, तो यहां पे सबसे पहले क्लाइंट जो है इन्वोक होता है और एक सिस्टम मैसेज यानी रोल सिस्टम, देखिए यूजर होता है, सिस्टम होता है, असिस्टेंट होता है। तो एक सिस्टम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्ट करता है आपके एआई को कि यू आर अ रिसर्च एजेंट, भाई तू एक रिसर्च एजेंट है, रिटर्न ओनली 5 शॉर्ट बुलेट पॉइंट फैक्ट्स, नथिंग एल्स, बस एज पर द रिस्पेक्टिवली गिवन टॉपिक जो कि तेरे को यहां दे दिया गया है, देख सकता है तो यूजर कंटेंट के हिसाब से तेरे को सिर्फ भैया शॉर्ट बुलेट पॉइंट फैक्ट्स जो है उस कंटेंट के रिगार्डिंग देने, दैट्स इट। रिसर्च करके तेरे को वो कंटेंट देना है और रिसर्चर का कंटेंट जो है वो आपके सामने यहां पे पेश कर दिया जाएगा। तो ये हो गया भैया आपका काम पहले एजेंट का। ये क्या करता है, इसका जो काम है ना, ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा दूसरे एजेंट को, डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये जो उसका आउटपुट है वो दूसरे के लिए इनपुट होता है, दैट्स हाउ दे आर कनेक्टेड, दैट्स हाउ दे आर लाइक काइंड ऑफ वर्किंग इन अ काइंड ऑफ पाइपलाइन वे, एक इंटीग्रेटेड मैनर में वो काम कर रहे हैं। तो अब ये रिसर्च वाला जो मामला है ये डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है आपके अगले राइटर के लिए। आप देखिए जरा यहां पे इन्वोक किया, यू आर अ बिगनर फ्रेंडली टेक राइटर, उसके बाद आपको यहां पे 5 सेंटेंस में उसके बारे में लिखना है, राइट करना है। यूजर कंटेंट में देखिए मैंने यहां पे टॉपिक भी दे दिया जो कि इनिशियल अपना इनपुट था, और जो रिसर्च किया हुआ कंटेंट है वो भी दे दिया है, मतलब एक का आउटपुट दूसरे को इनपुट, तो कम्युनिकेट कर रहा है ये एक से दूसरे की तरफ। और जो भी आपका कंटेंट आएगा वो रिस्पेक्टिवली ड्राफ्ट में होगा, ड्राफ्ट वेरिएबल में, उसे मैं डिस्प्ले करवा दूं। और आ जाते हैं अपने आखिरी एजेंट की तरफ जो क्या काम करने वाला है, क्रिटिक का काम करने वाला है। वो एक स्ट्रिक्ट एडिटर की तरह काम करेगा, वो देखेगा क्या प्लस माइनस है रिस्पेक्टिवली गिवन जो आपका ड्राफ्ट है उसकी उसमें क्लैरिटी, उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेगा, सिंप्लिसिटी लाने की कोशिश करेगा और एक फाइनल क्लियर वर्जन आपके सामने रखेगा। तो इसके लिए ड्राफ्ट तो देना पड़ेगा, जो कि सेकंड एजेंट का आउटपुट था वो इसके लिए इनपुट हो गया, और रिस्पेक्टिवली चलिए अपन फिर उसका कंटेंट भी आपके सामने पेश कर देंगे। और ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है, देखिए ये रिसर्चर का जो है रिस्पेक्टिवली आंसर, उसके बाद ये राइटर ने उसको पॉलिश किया, थोड़ा सा उसको लिखा उस पॉइंटर्स के बेसिस पे, और ये फाइनली आपके क्रिटिक ने जो है उसको एकदम क्लीन्ड फाइनल वर्जन में आपके सामने रख दिया है। तो ये एक दूसरे के साथ मिलके जो काम करने का तरीका है, ये आपका मल्टी एजेंट सिस्टम का एक छोटा सा, एक कहते हैं ना, आप एक व्यू आपको दिखाया मैंने कि हाँ ये देखो एक छोटा सा सिमुलेटेड व्यू कि ये किस तरीके से सब लोग मिलके भी आपके एक काम को अंजाम देने में किस तरीके से एक इनपुट का आउटपुट
या आउटपुट का दूसरे के लिए इनपुट, कैसे ये रिस्पेक्टिवली जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सारी चीजें आपको समझनी। सिंपल मामला था, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था। मल्टी मॉडल एजेंट, ये भी चलो कंसिडर कर लेते हैं, बड़ा सिंपल होता है, कुछ नहीं है इसमें भी। आपको ऑब्वियसली बात है एलएलएम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां पे अपना जो मॉडल होगा वो मेटा लामा लामा 4 स्काउट मॉडल होने वाला है। ये बेसिकली एक विजन मॉडल आप कह सकते हैं, यानी कि आपके जो इमेज है उसे वो देखेगा, क्योंकि हम मल्टी मॉडल की बात कर रहे हैं तो इसमें यार हम लोग टेक्स्ट के साथ साथ लेट्स से विजुअल्स, इमेज को भी कंसिडर कर रहे हैं, विजन को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये मॉडल क्या करता है, अपना ग्रुप एपीआई की तो दे दिया वैलिडेट करने के लिए, वो तो चीज हो ही गई है। अपना विजन मॉडल यहां पे तैयार है, मैं उसको एक इमेज यूआरएल लिंक दे रहा हूं। अब ये जो इमेज यूआरएल लिंक है बेसिकली ये अपनी ही लिंक है, देख लो, ये देखो, ये अपना ही इमेज है, और इसी इमेज का जो प्रॉपर यूआरएल है मैंने उसे प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। और मैं उसे बोल रहा हूं कि यार इस इमेज यूआरएल का जो है ना, मतलब अपनी वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट का ही रिस्पेक्टिवली ये इमेज मैंने न्यू टैब में ओपन किया, उसका यूआरएल यहां पे कॉपी कर दिया, और मैं उससे बोल रहा हूं, विजन मॉडल को इन्वोक करके बोल रहा हूं कि भाई देख, व्हाट यू आर सीइंग एंड व्हाट इट इज डूइंग, जो भी इमेज में दिख रहा है, क्या दिख रहा है और जो दिख रहा है वो उस इमेज में कर क्या रहा है, ये इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए, आई वॉन्ट दिस। और यहां पे इमेज यूआरएल मैंने उसको जो है प्रोवाइड कर दिया है, आप देख सकते हैं, ये देखो यहां यूआरएल जो है क्लियरली मेंशन कर दिया है, और ये यूजर की तरफ से कंटेंट उसको दे दिया, क्वेश्चन भी दे दिए काइंड ऑफ। अब उसका रिस्पॉन्स आएगा और उसके रिस्पॉन्स का कंटेंट मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। ये देखिए जो आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, ये देखो, द इमेज डिपिक्ट्स अ मैन इन अ सूट बट द लो रिजोल्यूशन डार्कनेस मेक इट डिफिकल्ट टू, ओके। तो मतलब यार उसने सही पकड़ा तो है भाई यार, डार्कनेस आप खुद देखो ना यार, इस इमेज के अंदर डार्कनेस तो है ना, पूरा बैकग्राउंड आपका जो है यहाँ पे डार्क हुआ पड़ा है, लेकिन उसने फिर भी डिटेल्स देने की कोशिश की, वेयरिंग अ सूट, ओके। उसके बाद एक शॉर्ट बियर्ड भी, मुशार भाई तुम तो यार सब कुछ कैच कर रहे हो, सही है। ही इज वेयरिंग ग्लासेस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हेयर इज थिनिंग इन टॉप एंड ही, ये गलत बात है यार, ये किसने बोला था तुमको बोलने के लिए? अब तक तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं ना मैं, मेरी बेइज्जती क्यों मार रहे हो? थिनिंग ऑन टॉप एंड ही मे बी बाल्डिंग, हैं? अरे भाई तेरे में हिम्मत है ना, ये करके दिखा, ये करके दिखा, हैं? ऐसा कर रहा है भैया तू यार, सीधा मुंह पे बेइज्जती मार रहा है। ये नहीं होना चाहिए था टू बी ऑनेस्ट, बट अब क्या करें, एआई तो एआई है, बदतमीजी पे उतर आता है तो हम भी फिर बदतमीजी पे उतर आते हैं। चलो, द बैकग्राउंड इज वेरी डार्क। बाकी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये मल्टी मॉडल एआई जो इस प्रकार से भैया काम कर रहा है, आपके समक्ष जो है इस तरीके से बेइज्जती मार रहा है। तो एक सिंपल सेंस में मैंने आपके सामने क्रैश कोर्स के जो स्कोप है उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से चीजें जो है सामने रखी, होपफुली आपको समझ आ रही है। फिर उसके बाद मेमोरी की तरफ बढ़ते हैं। मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लैंगचेन का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे मैंने मेमोरी यूनिट के बारे में आपको बताया था कि वो याद रखता है और याद रख के ही अपने काम को अंजाम देता है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, लैंगचेन की देखिए वैसे तो काफी सारी मेमोरीज हैं, लेकिन कन्वर्जेशनल बफर मेमोरी, जहां पे कन्वर्जेशन लेट से चल रहा है, एक सीक्वेंस में बातें जो हैं उनका आदान प्रदान हो रहा है और उसमें एक मेमोरी मेंटेन की जा रही है कि क्या बातें हो रही है, और फिर अगला रिस्पॉन्स देने के लिए उस प्रीवियस बफर को यानी बफर मेमोरी को जो है रेफर किया जा रहा है। और एक चेन भी हम लोग यहां पे बनाने वाले हैं ताकि हम लोग इसमें एलएलएम जो अपना क्लाइंट है वो दे सके, मेमोरी यूनिट ऐड कर सके, और वर्बोस ट्रू मतलब क्या, यानी कि जो भी आपका रिस्पेक्टिवली चेन में गतिविधि चल रही है उसका बिहाइंड द सीन आपको दिख सके कि उसके बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये बिहाइंड द सीन आपको दिख सके। ये इसलिए मैंने वर्बोस इक्वल टू ट्रू लिया है। बाकी मेमोरी कौन सी इनिशियलाइज की है, कन्वर्सेशन बफर मेमोरी, लैंगचेन की इसमें हमने मदद ली हुई है। तो काइंड ऑफ हमने शुरुआत में भी लैंगचेन की मदद ली एक सिंपल एलएलएम कॉल करने के लिए, अभी यहां पे मेमोरी के लिए भी और चेन के लिए भी। तो काइंड ऑफ हम लोग अपने लैंगचेन की भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पैरेलली इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। तो लैंगचेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट इन केस अगर आप एजेंट्स की बात कर रहे हैं, और ये वो रिस्पेक्टिवली एलिमेंट्स है लैंगचेन के जो ज्यादातर तौर पर एजेंट्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल लिए जाते हैं। तो मैंने यहां पे बोल दिया, लेट्स से माय नेम इज रिया, आई लव फुटबॉल। तो रिया कह रही है कि भैया मेरे को फुटबॉल बहुत पसंद है। कन्वर्सेशन उसने शुरू किया, तो क्या किया, कन्वर्सेशन ऑब्जेक्ट जो था उसमें प्रिडिक्ट कॉल करके उसने रिस्पेक्टिवली अपना इनपुट दिया, लेट्स रन दिस। हाँ जी, तो यहां पे कन्वर्सेशन आपका शुरू हो चुका है। यस, ये देखो ह्यूमन की तरफ से मैसेज आया, यही सेम मैसेज आया, एआई ने रिस्पॉन्ड यहां दिया, नाइस टू मीट यू रिया, आई एम डिलाइटेड टू हियर दैट यू आर ओके। ठीक है, अब बस हाँ, अब उसकी भी बेइज्जती मत मारना भैया तू, है उसने बस इतना ही बोला है कि मेरे को फुटबॉल पसंद है। चलो, अब उसके बाद भैया अब थोड़ा कन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हैं। ह्यूमन ने बोला, एआई ने रिस्पॉन्स दिया, सही। अब थोड़ा कन्वर्सेशन बढ़ाते हैं, व्हाट्स माय नेम एंड व्हाट डू आई लव। अब ये मैंने पूछ लिया उससे। अब इस प्रश्न का उत्तर वो तभी दे पाएगा
जब उसके पास पहले मेमोरी में आपका नाम और आपका जो रिस्पेक्टिवली नाम रिया है और आपको जो फुटबॉल के प्रति प्रेम है वो पता होगा। तो सांसें थाम लीजिए, देखते हैं कि क्या ये रिस्पॉन्ड करेगा, एंड एग्जैक्टली इट विल रिस्पॉन्ड द वे इट नीड टू। योर नेम इज रिया एंड यू लव फुटबॉल। क्यों? क्योंकि आपके कन्वर्जेशन हिस्ट्री में ये स्टोर्ड है, ये एक्चुअली स्टोर्ड है। आप देख सकते हैं, माई नेम इज रिया, आई लव फुटबॉल। एआई ने क्या रिस्पॉन्स दिया था वो भी स्टोर्ड है। कन्वर्सेशन में क्या चल रहा था वो एक मेमोरी में, बफर मेमोरी में आपके स्टोर्ड है, और इसी के बेसिस पे वो आपको रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। ये है जो चीज आपको समझनी है। सजेस्ट मी अ टीम टू फॉलो बेस्ड ऑन माई इंटरेस्ट। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। अब ये तो तेरे को पता होना चाहिए ना भाई, क्योंकि अभी इतनी बातचीत हो गई, इसके बेसिस पे मेरे को किस टीम को फॉलो करना चाहिए बता। अब देखिए, ये देखिए पूरा शुरुआत से लेके अंत तक अब तक का सारा मैसेज है, एंड बेस्ड अपॉन द इंटरेस्ट इन फुटबॉल। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तू भैया मेरे को क्या सजेस्ट कर रहा है, कौन सी टीम सजेस्ट कर रहा है, वो तो मैं समझ गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि तूने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, दैट इज फुटबॉल, एंड दैट्स हाउ द मेमोरी पार्ट प्लेस। ये इंपॉर्टेंस है, यही चीज अलग बनाती है आपके नॉर्मल जो एलएलएम एपीआई कॉल्स है उससे इस चीज को जो है बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विशिंग एक फर्क मिल जाता है। और ये फर्क ही जो है आपको रिस्पेक्टिवली एजेंटिक एआई का ये मुद्दा इकोसिस्टम इतना ट्रेंडिंग बनाता है आपके एक्चुअल इंडस्ट्री रियल केसेस में। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर ये नहीं रहेगा तो सब कुछ बड़ा सेपरेटेड रिस्पॉन्स लगेगा, कुछ भी कनेक्टेड फील नहीं होगा, कुछ भी कंटिन्यूअस सीक्वेंस में फील नहीं होगा। एंड जब कोई चीज एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में नहीं होती तो कैसे यार आप एक पर्टिकुलर गिवन गोल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे, ये भी तो चीज सोचनी है ना। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बाकी फिर इवैल्यूएशन का पार्ट आ जाता है, गार्ड रेल्स आ जाते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए इस फंडे को भी समझ लेते हैं। इवैल्यूएशन मतलब क्या हम कर रहे हैं, What is agentic AI? और मैंने एक आंसर दिया, इट्स जस्ट अ चैटबॉट। अब देखिए ऐसा समझिए कि मैंने एक दूसरे एलएलएम से, मतलब जेमिनाई समझ लो या फिर कोई और समझ लो, अपना ओपन एआई का ले लो, एंथ्रोपिक का ले लो, जिसका भी है, मैंने एपीआई कॉल के थ्रू क्या किया, मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, जैसे नॉर्मली एक एलएलएम को क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर दिया। अब उसने मेरे को आंसर दिया इट्स जस्ट अ चैटबॉट। अब मुझे इसे इवैल्यूएट करना है, तो आप दो लेवल पे इसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इवैल्यूएट कर सकते हो ऑन अ ह्यूमन एक्सपर्टीज लेवल। मतलब आपने अगर एजेंटिक एआई का सवाल पूछा है तो लेट्स से जो एजेंटिक एआई समझने वाला है, सिखाने वाला है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, उससे आप भैया पूछवा लो क्या ये आंसर सही है, इट्स जस्ट अ चैटबॉट। बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ एक चैटबॉट है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो काइंड ऑफ ये रिस्पॉन्स आपको मिला। दूसरा अप्रोच ये है कि आप किसी दूसरे एलएलएम से इस एलएलएम का जो आंसर है वो इवैल्यूएट करवाओ कि व्हाट यू विल स्कोर आउट ऑफ 10। 1 से 10 के बीच में बताओ तो क्या स्कोर करेगा इसके एक्यूरेसी को, कि ये कितना बढ़िया आंसर है, ये बता मेरे को। तो यही मैंने किया। मैंने अपना जो लामा मॉडल है ये रिस्पेक्टिवली आंसर लेट से किसी और एलएलएम ने दिया था, ऐसा कंसिडरेशन में लेके चलते हैं, ये मैं उसे प्रोवाइड कर दूंगा। यू आर एन इवैल्यूएटर, रेट द आंसर फ्रॉम 1 to 10 फॉर एक्यूरेसी एंड एक्सप्लेन व्हाई इन 1 सेंटेंस। ये भी बता कि भैया ये इतना रेटिंग तूने क्यों दिया है। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था और जो आंसर उसने दिया है, ये सब कुछ मैंने जो है यहाँ पे यूजर की तरफ से, यूजर रोल की तरफ से जो है कंटेंट में प्रोवाइड कर दिया, और जो भी वर्डिक्ट आता है वो वर्डिक्ट आपके सामने में इवैल्यूएशन। ओ माय गॉड 2 दे दिए भाई उसने नंबर। अब 10 में से 2 दे दिए। द आंसर इज इनएक्यूरेट बिकॉज एजेंटिक एआई रेफर्स टू द टाइप ऑफ एआई दैट एग्जिबिट्स ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग एंड गोल ड्रिवन। एग्जैक्टली यही तो मैं शुरुआत से समझाते आया हूं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। एक गोल दे दो मेरे को, मैं फिर खुद से देख लूंगा भैया, चीजें आपको जो है बता दूंगा, आंसर अप कर दूंगा भैया। यही तो मैं शुरुआत से बोल रहा हूं। लेकिन अगर आप उसे सिर्फ बोलोगे यार कि इट्स जस्ट अ चैटबॉट, तो इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट करेक्ट। और उसने एकदम करेक्टली ये इवैल्यूएट किया है। तो ह्यूमन एक्सपर्टीज के साथ भी आप जा सकते हो, और साथ ही साथ एक एलएलएम का रिस्पांस दूसरे एलएलएम से इवैल्यूएट भी करवा सकते हो। इससे आपको क्या पता है, इससे आपको ना एक अच्छे, एक प्रिसाइज, एक एक्यूरेट आंसर की तरफ जाने की दिशा मिल जाती है। आप किसी एक चीज पे निर्भर नहीं रह सकते कि हाँ यार मैं तो बस यही एलएलएम यूज करूंगा। नहीं जी, आप चेंज कर सकते हो, एक दूसरे के रिस्पॉन्सेस को इवैल्यूएट कर सकते हो ताकि आपको करेक्ट रिस्पॉन्स मिले, आपको करेक्ट जो है अंडरस्टैंडिंग मिले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद गार्ड रेल्स। अब गार्ड रेल्स क्या होता है, देखिए कुछ रिस्पेक्टिवली आपकी चीजें होती हैं जो थोड़ी हानिकारक होती हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कई सारे वर्ड्स यहाँ पे मेंशन्ड है, अगर मैं इनका जिक्र करूंगा तो शायद यूट्यूब जो गाइडलाइंस है उनके थोड़ा सा खिलाफ जा सकता है, तो इसलिए मैं इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं करूंगा। बट समझो आप मुद्दे की बात, आप सिर्फ इतना समझने का प्रयास करो कि हाँ ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि ब्लॉक्ड होने चाहिए, जिनका रिस्पॉन्स भैया एलएलएम की तरफ से बाहर नहीं निकलना चाहिए।
दे मस्ट बी गार्डेड, दे नॉट मस्ट बी अलाउडेड। अलाउड नहीं होना चाहिए भैया, गार्ड करना चाहिए। तो ये मैंने कुछ ब्लॉक्ड वर्ड दे दिए हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पे एक मेथड देखने को मिल जाएगा जो कह रहा है जी सेफ है या नहीं। आपका जो गिवन पूछा गया सवाल है, क्या उसका उत्तर देना सेफ रहेगा? क्योंकि अगर आपके सवाल में ऐसा कुछ भैया अगर मिलावटी मिल गया तो भैया हम तो भैया उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। हम तो बोल देंगे कि ये पूरी तरीके से अनसेफ रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरुआत कहां से होती है वो बात करते हैं। सबसे पहले तो हम सेफ चैट, जो हमारा ये मेथड मेंशन किया गया है, उसे क्वेश्चन पूछते हैं। लेट्स से एक्सप्लेन एजेंटी किया इन वन लाइन। तो इट इज प्रिटी नॉर्मल, मतलब उसमें ऐसा कुछ भी अनसेफ वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं भेजता हूं मेरे सेफ चैट को, यहां पे यूजर मैसेज आता है और सबसे पहले इस सेफ, ये मैसेज सेफ है या नहीं, ये रिक्वेस्ट सेफ है या नहीं, ये मैं भेज रहा हूं इस सेफ मेथड को। अब इसमें क्या हो रहा है, लूप चल रहा है, मेरा एक फॉर लूप चल रहा है जो कि क्या करता है, मेरे ब्लॉक वर्ड लिस्ट में से ये जो एक एक वर्ड है इसको वो चुनता है और इस वर्ड को आपके टेक्स्ट के हर एक रिस्पेक्टिवली वर्ड के साथ कंपेयर करके देखता है कि क्या ये ब्लॉक्ड वर्ड मेरे रिस्पेक्टिवली टेक्स्ट लोअर में कर लिया है, क्योंकि सारे आपके वर्ड्स लोअर में रहते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म कि सब अगर आप अपने टेक्स्ट के वर्ड लोअर कर दो तो कंपेरिजन में ईजी हो जाता है, कोई कैपिटल या लोअर का कोई कंफ्यूजन नहीं बचता। तो क्या मेरे रिस्पेक्टिवली टेक्स्ट के अंदर जो सभी वर्ड लोअर हो गए, क्या उनमें ऐसा कोई भी एक वर्ड है टेक्स्ट के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर, जो कि मेरे ब्लॉक वर्ड से मिलता जुलता है? अगर भैया मिल गया, इफ यू फाउंड एनी, एनी बोला है, ऑल नहीं, एनी, सब रिस्पेक्टिवली मेरा टेक्स्ट जो है वो बस इन्हीं ब्लॉक वर्ड से भरा हुआ है। ऐसा कभी होता है क्या कि बस आपके रिस्पेक्टिवली रिक्वेस्ट में बस यही वर्ड भर दिए? ऐसा होता है क्या? तो ऑल नहीं यूज कर सकते, एनी। कि कहीं भी अगर एक भी भैया वर्ड ऐसा मिल गया ना भैया, तो यहां पे रिटर्न क्या करना है, ट्रू। अगर आप ट्रू रिटर्न करोगे तो लेकिन उसके आगे तो भैया यहां पे क्या लिखा हुआ है, नॉट, मतलब ये फ्लिप कर देगा, यानी ट्रू का फॉल्स कर देगा। तो जब रिस्पेक्टिवली कोई वर्ड आपका यहां पे अनसेफ होगा या फिर अगर मैच कर जाता है ब्लॉक्ड वर्ड के साथ, तो वो ट्रू तो रिटर्न कर देगा लेकिन उसे फ्लिप करके नॉट लगा के फॉल्स कर दिया जाएगा। तो आप फाइनली क्या रिटर्न करोगे, फॉल्स रिटर्न करोगे। तो वो आपका यहां पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और जैसे ही फॉल्स आएगा तो उसको भी भैया हम लोग वापस यहां पे फ्लिप कर देंगे, यानी कि नॉट लगा के फॉल्स का यहां पे ट्रू कर देंगे। और जैसे ही आपकी इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है, आप इफ के कंटेंट को एग्जीक्यूट करते हो, ब्लॉक्ड अनसेफ रिक्वेस्ट बोल दिया जाएगा। लेकिन अगर यहां पे कोई भी रिस्पेक्टिवली वर्ड ना मिलता है आपको हानिकारक, तो यहां पे रिटर्न कर दिया जाएगा फॉल्स। और ये जो फॉल्स है इसको निगेट कर दिया जाएगा ट्रू और रिटर्न करोगे ट्रू। अब यहां जो रिटर्न होगा ट्रू, उसे वापस निगेट कर दिया जाएगा फॉल्स। और यहां पे आपका रिस्पेक्टिवली जैसे ही फॉल्स आएगा, तो इफ का अगर फॉल्स आ जाता है तो इफ का स्टेटमेंट अपन नहीं एग्जीक्यूट करते, यानी कि वो अनसेफ नहीं है। और फिर अपन जो है अपना नॉर्मल बातचीत फिर शुरू करते हैं, फिर नॉर्मल बातचीत शुरू करते हैं कि भैया आंसर द रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। ये देखो यूजर की तरफ से यूजर मैसेज आया है, इसका कंटेंट भैया रिटर्न कर दो, यानी कि आउटपुट में दिखा दो। तो चलिए देखते हैं अपना कार्यक्रम कैसे दिखता है। ये देखिए आपके समक्ष सारी चीजें। क्वेश्चन 1 का जो रिस्पेक्टिवली आंसर है वो बहुत प्यार से दिया गया है, लेकिन यहां पे भैया क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो बहुत ही मतलब सीधा, मतलब रफ एंड टफ लैंग्वेज, अनसेफ रिक्वेस्ट ब्लॉक्ड, इसका उत्तर ना मिलेगा। आप बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से चीजों को गार्ड किया जाता है। और ये जरूरी भी है यार कि आप अगर कह रहे हो कि आपका एलएलएम सर्वज्ञानी है, सर्वसंपन्न है, उसको सब चीजों का ज्ञान है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी चीजों का प्रश्न का उत्तर जो है मिलना चाहिए। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर अगर ना मिले और पब्लिकली एक्सेसिबल ना हो, दैट इज द सेफ एंड द बेस्ट थिंग। ये चीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है समझना। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने रिस्पेक्टिवली इस क्रैश कोर्स के आखिरी पड़ाव पे, जिसमें हमने जो भी अब तक चीजें लेट से सीखी हैं, अंडरस्टैंड की है, उनको बस अब जोड़ देते हैं और अपना एक बढ़िया सा जो प्रोजेक्ट है वो आपके सामने पेश करते हैं। काइंड ऑफ आप इस क्रैश कोर्स का प्रोजेक्ट अभी विटनेस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैंने शुरुआत में ही अपन ने जो अभी गार्ड रेल्स के बारे में सीखा, ब्लॉक्ड वर्ड डाल दिए हैं, वही सेफ वाला जो मेथड है वो डाल दिया है, एजेंट मैंने यहां पे डिफाइन किया और क्या क्या चीजें होने वाली, कहां से शुरू होने वाली है, चलिए उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। चलिए तो अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत हम करते हैं गोल मेंशन करने से कि भाई ये है गोल, और तुम गोल ड्रिवन कहते हो ना अपने आप को, तो लो जी भैया ये गोल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए अब तुमको जो तिकड़म लगाना है, जो जिन एजेंट्स का इस्तेमाल करना है, जो भी प्रॉम्प्टिंग यूज करनी है, जो भी इवैल्यूएशन करना है, जो भी गार्ड रेल लगाने हैं, वो सब भैया
अब यहां पे लगा दो, पूरा जोर लगा दो, लेकिन मुझे इस रिस्पेक्टिवली गोल राइट शॉर्ट स्टडी नोट्स ऑन मार्क्स फॉर माय साइंस प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्स रिजल्ट मेरे सामने रखो। तो यहां से भैया आपके प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है। मैंने कुछ जैसे कि गार्ड रेल्स के हिसाब से ब्लॉक्ड वर्ड्स थे तो वो भी यहां पे मेंशन कर दिए हैं, और यहां सबसे पहले हम यही चेक कर रहे हैं कि जो भी गोल है या जो भी गोल की मांग की जा रही है फुलफिल करने के लिए, तो क्या वो सेफ है। सेम वही लॉजिक जो है इस्तेमाल किया गया है, इस सेफ को कॉल किया जाएगा। हर एक रिस्पेक्टिवली आपका जो गोल का टेक्स्ट है उसका रिस्पेक्टिवली ब्लॉक्ड वर्ड्स के साथ कंपैरिजन करके देखा जाएगा। अगर कुछ भी मिलता है, ऐसा वैसा मैच करता है, एनी ऑफ द वर्ड मैच कर जाता है, तो अपन उसे सिंपली पहले ही बोल देंगे ब्लॉक्ड अनसेफ रिक्वेस्ट। हम आगे काम ही नहीं करेंगे। ये बेसिक डिसीजन लेना इनिशियली बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि फिर बाद में एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है ना। इफ इट इज नॉट सेफ, ब्लॉक इट। अगर वो सेफ है देन एल्स में हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे आगे, नहीं तो उससे पहले तो बात ही नहीं बनती भैया। अपन एल्स की तरफ बढ़े इससे पहले भैया ये एजेंट फंक्शन जो मैंने डिफाइन कर दिया है, इसके ऊपर जरा नजर मारिए। यहां पे अपन अलग अलग प्रकार के जो एजेंट है वो यूज करने वाले हैं। सबका इनपुट आउटपुट अलग होगा, इंस्ट्रक्शन अलग होगा, एवरीथिंग सबको अलग अलग काम दे दिया गया है ना, लेकिन सभी के सभी इसी फंक्शन को अप्रोच करने वाले हैं। उनके अलग रोल के हिसाब से इंस्ट्रक्शन और गिवन इनपुट मैसेज के हिसाब से आउटपुट रिस्पॉन्स वो रिटर्न करने वाले हैं। ऐसा भी आप कर सकते हो, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोड रिपीटेबल में है, रिपीट पे जा रहा है, तो भैया रिस्पेक्टिवली फंक्शन में कन्वर्ट कर दो उसको। दिस ऑप्टिमाइजेज योर प्रोजेक्ट कोड, ये बात आपको समझनी है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, एल्स में जाते हैं। सबसे पहले तो भैया जो गोल है वो हम प्लानर को देंगे। पहले प्लानर एजेंट आएगा, तो मैं एजेंट मेथड को कॉल करता हूं, और यहां पे रोल क्या है, इस एजेंट का रोल क्या है, प्लानर। ये प्लान करेगा। यहां पे मैं उसे इंस्ट्रक्शन, देखिए पहले रोल बता दिया प्लानर, अब इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन है व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस गोल। मैंने देख तेरे को गोल प्रोवाइड किया है, ये देखिए ये वाला गोल, यहां पे आप देख सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा ऐसे कर लूं, लेकिन वो फिर वहां चला जाएगा, एक मिनट। हाँ अब देखिए, ये देखो मैंने रिस्पेक्टिवली भाई तेरे को देख ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है, रिप्लाई विथ ओनली वन वर्ड, नो एक्सप्लेनेशन। और यहां पे देख ले तीसरा जो मैंने मैसेज जो इंपॉर्टेंट है, गोल जिसको देख के तूने रिस्पेक्टिवली प्लान करना है और मेरे को इसका मेन टॉपिक बताना है, वो मैंने तेरे को दे दिया है। अब रिस्पेक्टिवली इसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो मुझे थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, स्ट्रिप डाउन करनी पड़ेंगी कुछ चीजें, सही बात है। तो वो मैंने प्रोसेस कर लिया, उसके बाद मुझे जो है सर्च टर्म मिल जाता है, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, कोई कोड्स नहीं, कुछ एक्स्ट्रा भैया डिजाइनिंग नहीं जैसे कि भैया रिस्पॉन्स में जनरली होती है, वो मेरे को मिल जाएगा। तो इसमें ये सब चीजें जब मैंने पास किया एजेंट फंक्शन को, तो इसने किया क्या, इसने सबसे पहले तो भैया रोल यूजर जो अपना एक्चुअल एक क्या बोलते हैं अपन यार, ह्यूमन है ना, तो यूजर की तरफ से क्या एक तरीके से मैसेज या कंटेंट जाने वाला है, तो इंस्ट्रक्शन जाने वाला है जो कि मैंने ये वाला पास किया है। उसके बाद रिस्पेक्टिवली आपका इनपुट मैसेज जाने वाला है जो कि मैंने यहां गोल के रूप में पास किया है, और यहां पे आपको प्रिंट करना है कि मैं प्लानर हूं और ये मेरे प्लानर का रिस्पॉन्स है, और वो रिस्पॉन्स तुरंत रिटर्न भी करना है, और वो रिस्पॉन्स आपका यहां पे आ जाएगा, कैप्चर हो जाएगा सर्च टर्म के अंदर। एक बार आपको सर्च टर्म मिल गई, वो सर्च टर्म जो एक्सट्रैक्ट आपने की है वो भी आप यहां पे दिखा सकते हैं। उसके बाद ये सर्च टर्म अपन डायरेक्टली वो जो टूल 2 था ना, दैट इज गेट वीके डिटेल्स, जहां पे आपको प्रॉपर जो लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन मिलता है गिवन टॉपिक का, तो वो आप यहां पे कॉल करोगे उस मेथड को, वहां से आपको इंफॉर्मेशन जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इंट्रो इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, और वो मैं यहां पे प्रिंट करवा दूंगा, डिस्प्ले करवा दूंगा, पहले 300 कैरेक्टर उसके, ठीक है। उसके बाद अगला एजेंट आता है। अब यहां पे हम रिसर्चर लाएंगे, क्योंकि एक बार हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, उसके ऊपर भैया थोड़ा भी रिसर्च कर, एक्सट्रैक्ट एग्जैक्टली 5 की फैक्ट्स ऑन बुलेट पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट। और यहां पे ये मैंने क्या दिया भैया, रोल, किसको, एजेंट मेथड को, देखो ऊपर रोल दे दिया, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसके बाद देखो ये मैसेज दे दिया। तो 3 जो वैल्यूज हैं उन पैरामीटर को मुझे पास करने ही पड़ेंगे हर एजेंट के लिए। तो जो भी इन्फो आया है उसके पहले 1500 कैरेक्टर जो है मैंने भेज दिया, अब 2000 भी भेज सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो मुझे फैक्ट ला के देगा, रिसर्चर एक्चुअल जो टॉप 5 की फैक्ट्स है उस रिस्पेक्टिवली टेक्स्ट से मुझे निकाल के देगा। उसके बाद आता है राइटर, इन फैक्ट्स के ऊपर वो लिखेगा कुछ, राइट करेगा। तो यहां पे यूजिंग ओनली दीज फैक्ट्स 5 सिंपल सेंटेंसेस अ स्कूल स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि देखो प्रोजेक्ट किसको मिला है, बच्चे को मिला है ना, तो बच्चे के हिसाब से होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बच्चे के हिसाब से।
बिलीव भी तो होना चाहिए कि बच्चे ने किया है कि नहीं, इस हिसाब से करना चाहिए। तो एक बार भैया अपने राइटर को ये इंस्ट्रक्शन मिल गया, फैक्ट मिल गया, उसके बाद वो अपना ड्राफ्ट जो है वो तैयार करता है। अब ये ड्राफ्ट के अंदर एज पर द गिवन थिंग्स स्टूडेंट के हिसाब से ही 5 सिंपल सेंटेंसेस जो है वो मेंशन राइट करके हमारे सामने रखता है। लेकिन कितना इसके ऊपर विश्वास करे, उसे इवैल्यूएट करना भी तो जरूरी है ना। तो हम क्या करते हैं, इवैल्यूएटर का भैया एक तरीके से रोल ले लेते हैं। अब यहां पे एजेंट को वापस एज ए इवैल्यूएटर हम कॉल करने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, सिंपल, रेट दिस नोट्स इन 1 to 10। मतलब यहां पे जो नोट्स दिए गए हैं उसको 1 से 10 के बीच में नोट करो। फर्स्ट लाइन, ओनली द नंबर ही रखना। जनरली क्या होता है जब 5 बोलते हैं तो FIVE, कई बार ऐसा टेक्स्ट में भी आ जाता है। सेकंड लाइन, 1 सेंटेंस फीडबैक, तो वो भी दे देना, और बाकी उससे ज्यादा कोई बकबक मेरे को नहीं चाहिए, बस इतना ही बोल देना। और यहां पर रिस्पेक्टिवली अपना जो ड्राफ्ट है वो अपन उसे प्रोवाइड कर देते हैं और मेरा स्कोर जनरेट होता है। अब यहां पे मैंने एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक जो है लगाया हुआ है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए इतना बोलने के बाद भी, जनरली इतना प्रॉम्प्टिंग के बाद तो वो गलती नहीं करेगा, वो रिस्पेक्टिवली जो नंबर है वही आपके सामने जो है वो रखेगा। लेकिन मान लो अगर उसने नंबर नहीं रखा, और मान लीजिए अगर उसने सिंपली वो टेक्स्ट में आपको सारी चीजें दे दी, तो यहां पे जो आपको स्कोर इवैल्यूएट करना है, मतलब उसको कंपेयर करना है, वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर वो प्रॉब्लम हुआ, तो अगर एरर आया तो क्या एरर आएगा, वैल्यू एरर आएगा। बड़ा पॉपुलर एरर है पाइथन का। और अगर वैल्यू एरर आता है तो आप एक्सेप्ट करके कुछ नहीं करोगे। पास करना मतलब डू नथिंग, कुछ नहीं, बस यहां पे आप अपने प्रोजेक्ट को, कोड को क्रैश होने से बचा रहे हो, जस्ट फॉर दैट बेसिक मिस्टेक दैट कैन हैपन। हमने इसको 2 लेवल पे टैकल करने की कोशिश की है। एक तो भैया सीधा प्रॉम्प्टिंग करते हुए, इंस्ट्रक्शन देते हुए, और दूसरा भैया अपन ने ट्राई एक्सेप्ट भी लगा दिया है कि जिससे अपना ऐप, अपना रिस्पेक्टिवली प्रोजेक्ट क्रैश नहीं होगा। तो यहां हम कर क्या रहे हैं, हम अपना रिस्पेक्टिवली जो भी हमें स्कोर मिला है उसका स्प्लिट लाइन कर रहे हैं, मतलब उसको तोड़ रहे हैं। उसको तोड़ के हम लोगों का जो 0th इंडेक्स पे, यानी कि पहला आइटम जो कि आपका जो सबसे पहला कौन है, नंबर, तो वो इंटीजर यहां से हम लोग जो है फेच कर रहे हैं। नंबर चाहिए अपने को 8, वो नंबर, वो 5, वो नंबर, वो 3, वो नंबर चाहिए, तो इंटीजर में चाहिए, क्योंकि हम उसका कंपैरिजन करना चाहते हैं कि क्या इवैल्यूएटर ने उसको ग्रेटर देन 7 नंबर दिए हैं या नहीं। अगर वो लेस देन 7 हुआ, देन आई विल अगेन कॉल द राइटर एंड बोलूंगा रीट्राई, फिर से ट्राई मार, इंप्रूव दिस सेंटेंसेस यूजिंग द फीडबैक, कीप इट 5 सिंपल सेंटेंस है। जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी आप बताना चाहते हो, वो इंप्रूवमेंट इसके अंदर करके अपना ड्राफ्ट और स्कोर जो है उसे पूरी तरीके से भेज सकते हो। और एक बार आप उसे भेज दो, वो वापस से रिस्पेक्टिवली चीज बना के आपके समक्ष रख देगा। वो जो ड्राफ्ट आपके सामने रखेगा, अब इसमें आप लूप लगा सकते हो एज ए इंप्रूवमेंट वर्जन इसके। अगर आप आगे करना चाहते हो तो इसमें एक लूप लगा सकते हो, जिस लूप के अंदर आपका राइटर का ड्राफ्ट भी आएगा, आपका इवैल्यूएटर भी आएगा जो वापस से स्कोर करेगा, और वापस से आप उसका स्कोर जो है वो चेक यहां पे कर सकते हो। सो दिस इज एडिशन दैट यू कैन डू फ्रॉम योर एंड। सिंपल सा एक लूप लगाना, कितनी बार चलाना है वो भी आप अपने हाथ में रख सकते हो। और ये लूपिंग का सिस्टम कैसे चलेगा वो मैंने एग्जैक्टली आपको रिएक्ट लूप के अंदर दिखाया था, बताया था। इसमें तो सिर्फ 2-3 चीजें लेनी, उसमें तो बहुत सारी जो प्लानिंग, प्लॉटिंग, रीजनिंग, चेकिंग वगैरह बहुत सारी चीजें उसके अंदर थी। 2-2 टूल्स अपन ने उसमें यूज किए थे। तो अपन मान के चलते कि भैया बढ़िया सा आपका रिजल्ट आ गया, मान लीजिए 7 के ऊपर चला गया, तो उसके बाद तो आपको कुछ वैसे भी करने की जरूरत नहीं है। आपका फाइनल जो नोट्स ड्राफ्ट के रूप में आपको यहां पे प्रिंट हो जाएगा। और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपन ने डिजाइनिंग के लिए रखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा सेपरेटर की तरह रखा हुआ है। 50 रिस्पेक्टिवली काइंड ऑफ इक्वल टू साइंस, है ना। ये हटा भी दो तो भी लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जैसे अपन इसे रन करते हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ये देखिए सबसे पहले प्लानर ने टर्म निकाला, सर्च फॉर द टर्म एक्सट्रैक्टेड मार्क्स। फिर उसके बाद ये मार्क्स अपन ने जो है अपने टूल रिस्पेक्टिवली गेट विकी को जो है पास किया, और यहां पे अपने को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। फिर उसके बाद रिसर्चर ने इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स जो है प्लॉट किए। फिर इन पॉइंट्स के बेसिस पे 5 सिंपल सेंटेंसेस जो राइटर ने लिखे। फिर उसके बाद इवैल्यूएटर ने, अरे इवैल्यूएट किया, 8 मिल गया यार, 8 द नोट्स प्रोवाइडेड गुड ओवरव्यू ऑफ बेसिक, दिस इज द बेस्ट वन, ये अपने को मिल गया है भैया। ओके, और यहां पे आपके फाइनल स्टडी नोट्स आपके सामने आ चुके हैं। एवरी डिटेल, एवरी रिस्पेक्टिवली फेस वाइज चीज, ये मैं इसी इक्वल टू की बात कर रहा था। इसको अगर आप हटा भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो जी, इसको हटा ही देते हैं, ये लो जी, हटा भी दिया इसको, ठीक है। एक और चीज करते हैं, इसको हटाने के साथ साथ हमें अनसेफ भी तो चेक करना है ना। लेट्स से मैं यहां पे मार्क्स की जगह कुछ और लिखता हूं, कुछ और, कुछ भी यार, मतलब मैं प्रोनाउंस नहीं करूंगा उस चीज को, लेकिन लिख दिए। चलो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, ओके, तो मैंने कुछ तो लिखा है यहां पे, ये मैंने गोल दे दिया है। अब ये अलाउड नहीं होना चाहिए, ये अलाउड यहां पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर ठीक है, लेट्स सी, ऑल द केसेस आर वर्किंग, रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। कोई झंझट ही नहीं करना है भैया, कोई रिस्पेक्टिवली कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना ही नहीं है।
इन अनसेफ रिक्वेस्ट के लिए किसी भी एजेंट को कॉल करने की जरूरत नहीं है, एलएलएम का कॉस्टिंग बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं पे इसको रफा दफा कर दो। दिस इज वॉट यू हैव जस्ट ऑब्जर्व्ड हेयर इन दिस रिस्पेक्टिवली प्रोजेक्ट, जो कि जिसके साथ ही हम अपना ये क्रैश कोर्स जो है उसकी समाप्ति की घोषणा जो है वो करना चाहेंगे। बहुत सारी चीज़ें, तमाम बातें जो है एग्जाम्पल्स के साथ, प्रैक्टिकल कोड के साथ, और प्रैक्टिकल कोड में भी क्या और इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, वो इंप्रूवमेंट्स के साथ, अलग अलग टूल्स के साथ, एलएलएम कॉल्स के साथ, लैंगचेन के साथ, कई सारी बातें एजेंटिक एआई की हमने इस क्रैश कोर्स के अंदर सीखी है। अगर आपको वो पसंद आई होंगी, अगर मजेदार लगी होंगी, इंफॉर्मेटिव लगी होंगी, अगर आपके काम आई होंगी, तो यार बस मैं कुछ ही चीज़ें आपसे मांग सकता हूं जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। इस वीडियो को जी लाइक कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया, एंगेजमेंट बढ़ाइए, ताकि यार क्या है ना, यूट्यूब का एल्गोरिदम ही कुछ ऐसा है यार कि आप जितना ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ये वीडियो यूट्यूब जो है दूसरों को सजेस्ट करेगा, तो ये कंटेंट उन तक भी पहुंचेगा। उनको भी एजेंटिक एआई क्या होता है वो अपने देसी बिंदास अंदाज में जो है, सिंपल भाषा में जो है वो उनको समझने का मौका मिलेगा। तो काइंड ऑफ मेरे लिए भी और उन बच्चों के लिए भी जिनको इस कंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन तक पहुंचाने के लिए भी ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे ऐसे ही बहुत सारे क्रैश कोर्स आने वाले हैं। स्नीक पीक बता दूं, लैंग चेन के ऊपर भी एक क्रैश कोर्स आने वाला है, लैंग ग्राफ के ऊपर भी एक पूरा डिटेल फुल फ्लेज क्रैश कोर्स आने वाला है, काफका के ऊपर भी, और कई सारी चीज़ों के ऊपर क्लाउड भी शामिल है। तो भैया तैयार हो जाइए, सब्सक्राइब अभी से करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ऑन द वे है। आप सपोर्ट बनाए रखना, मैं अपना कंटेंट लगातार आपकी मदद में, आपकी सेवा में हाजिर करता रहूंगा। मिलते हैं अगले क्रैश कोर्स में।